अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेड विदक्स में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ मिस्टर एंड मिसिस बीस्ट का सेकंड एपिसोड लेकर, और इसकी मुसन्निफा है मरियम फयाज। तो चलते हैं एपिसोड की जानिब। सुल्तान हवेली की छत पर चांद उतरा। अपनी चांदनी हर तरफ बिखेर रहा था। हवेली की वसी लॉन से कुछ फासले पर मोर अपने पंख खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। सुल्तान हवेली के सब अफराद लॉन्च में बैठे चाय से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वो लोग अभी खाना खा के ही हटे थे। आज करावे मेंशन से उन्होंने रिश्ते लेकर आना था, मगर शाम को ही उन लोगों का फ़ोन मौसूल हुआ था कि कुछ मसरूफियात की वजह से वो लोग आज नहीं आ सकेंगे, तो 2 दिन बाद हाजिर होंगे, जिस पर घर की सारी औरतों को बातें करने का मौका मिल गया था। मगर अब्बा हुजूर अच्छे से जानते थे कि उन्होंने आने से माजरत क्यों की है। वजह अभी सबको मालूम हो जानी थी। मूसा बार बार चोर नज़रों से अपनी महरम को देख रहा था। ईशा अपने ऊपर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करते सामने देखती कि मूसा को खुद को तख्ता पाकर वो अपनी जगह से गड़बड़ा गई थी। वो इधर उधर देखने लगी, जबकि उसकी यह हरकत देखते मूसा ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। सब लोग चाय में ही मसरूफ थे कि अचानक दाखिली दरवाजे से हन्नान, बलाज और मरियम दाखिल हुए। हन्नान और बलाज मरियम के दाएं बाएं उसे सहारा दिए ला रहे थे। या मेरे अल्लाह! आयशा सुल्तान उठ खड़ी हुई थी और बेसाख्ता ही उनके मुंह से निकला, क्या हुआ है मेरी बच्ची को? आयशा सुल्तान मरियम की तरफ बढ़ते हुए हन्नान और बलाज से बोली, जबकि घर के बाकी अफराद भी उठ खड़े हुए थे और परेशानी से उनकी तरफ मुतवज्जा हुए थे। मामा बैठने तो दें, बलाज बोला और मरियम को सोफे की सिमत बढ़ते उसे सोफे पर बिठा दिया। आयशा सुल्तान उसके दाएं जाने बैठी और उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरते उसका माथा चूम गई। बलाज, क्या हुआ है? मैंने पूछा है। हमारे दुश्मन मरियम को जहर देने के लिए किसी को सुपारी दी थी। अल्लाह का शुक्र है बारान और मुराद को इस साजिश का बर वक्त पता चल गया और उसकी जान बच गई। बालाज ने सारी हकीकत बताई। आयशा सुल्तान तो दिल थाम कर ही रह गई थी। बारान और मुराद काराबे के लड़के? फातिमा बेगम ने इस्तफसार किया तो हन्नान ने सर हिलाया, जबकि हातिम अपनी बहन की तरफ बढ़ते उसे गले से लगा गया। तुम ठीक हो ना? हातिम प्यास से उसे पुचकारते हुए बोला, तो मरियम ने महज सर असबात में हिला दिया। घर के तमाम अफराद खासे परेशान हो चुके थे। चलो अब बच्ची को कमरे में ले जाओ, आराम करने दो उसे, अब्बा हजूर बोले, तो सबने सर असबात में हिलाया। आयशा सुल्तान ने उसे एक बाजू से सहारा देते हुए उठाया, दूसरे अतराफ से हातिम ने उसे सहारा दिया और उसे लिए उसके कमरे की सिमत बढ़े। उनके जाते ही बाकी सब परेशानी से एक दूसरे को देखने लगे। तारीख रात की तारीकी में उसकी गाड़ी सड़क पर हवाओं की दस्ते को चीरती हुई काराबे मेंशन में दाखिल हुई। बारान गाड़ी से निकला और घर के अंदर दाखिल हुआ। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उसे घर आने में देर हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो मुलाजिम उसके पास आए। साहब जी, आपके लिए खाना लगाऊं? मुलाजिमा ने उससे पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं है, बारान ने इतना कहा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मुलाजिमा कंधे उचकाती अपने क्वार्टर की तरफ चली गई। बारान कमरे में दाखिल हुआ। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही थी। वह अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। एक अजीब बेचैनी उसके वजूद में सफ़र कर रही थी। उसे किसी तौर चैन नहीं आ रहा था। उसने कमरे की खिड़कियां खोली और लंबे लंबे सांस भरने लगा। उसने अपना कोट उतारा और सोफे पर फेंक दिया। टाई की नोट ढीली करता वो सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठा और अपना सर सोफे की पुष्ट पर टिकाते आंख मूंद गया। उसी लम्हे उसकी आंखों के पर्दों पर वही नीली आंखों वाली परी का चेहरा लहराया। उसने पट से आंखें खोली और सर पकड़कर बैठ गया। ये क्या हो रहा है? मुझे क्यों सोच रहा हूँ मैं उसके बारे में? हाँ ठीक है, मैंने उसकी जान बचाई, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं उससे आज भी इतनी ही नफरत करता हूँ जितनी पहले करता था। हाँ, मैं उससे नफरत करता हूँ, शदीद नफरत। वो जैसे खुद को बाबर करवा रहा था। मुराद अभी फ्रेश होकर सोने के लिए लेटा था कि उसके फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर माँ पारा का नाम जगमगा रहा था। उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट रेंगी। उसने फ़ोन को यस करते हुए कान से लगा लिया। हेलो, मुराद अपनी भारी मर्दाना आवाज़ में बोला कि दूसरी तरफ महापारा का सांस मजीद अटका। हेलो, अस्सलामु अलैकुम, महापारा ने डरते डरते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जी मोहतरमा, काहे? मुराद मुस्कुराहट दबाए संजीदगी से बोला, वो मैं क्या मैं? मुराद महापारा पर चोट करते हुए बोला, कुछ नहीं, खुदा हाफिज। महापारा ने फट से कहते साथ ही फ़ोन काट दिया और अपने सांस को बहाल करने लगी। मुराद ने हैरानगी से फ़ोन की स्क्रीन को देखा और एक जानदार कहका लगाया, पागल लड़की। हंसते हंसते उसे एक ख्याल आया,
आखिर को अब हिसाब बराबर तो करना ही था, लेकिन उसे पहले दादाजी से बात करनी थी। उसने सुबह बात करने का फैसला करते सोने के लिए लेट गया, मगर आंखों के सामने उस दुश्मन ने जान का चेहरा लहराया तो वो बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ईशल कुछ देर पहले ही सोने के लिए लेटी थी। लेटने के कुछ देर बाद ही वो नींद की वादियों में उतर चुकी थी। उसे सोए कुछ ही देर हुए थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशल, बच्चे दरवाज़ा खोलो। दरवाजे की दूसरी तरफ से हन्नान की भारी आवाज़ गूंजी। ईशल आंखें रगड़ती दरवाजे की जाने बढ़ी और दरवाज़ा खोल दिया। हन्नान दरवाज़ा खोलते ही कमरे में दाखिल हुआ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हन्नान ने उससे प्यार से पूछा। नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई काम था? हाँ बच्चे, दरअसल मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हन्नान उसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। जी भाई बोले, ईशल ने उसे बिठाते हुए कहा। दरअसल गुड़िया, अब्बा हुजूर चाहते हैं कि अब तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। मीशल का रिश्ता आया है कुदरत साहब के बेटे अहमद के लिए। अब्बा हुजूर किसी सूरत उनको इनकार नहीं करेंगे, तो वो चाहते हैं कि मीशल की शादी जब होगी तो उसके साथ साथ तुम्हारी रुखसती भी कर दें। अगर तुम कहोगी तो मैं अब्बा हुजूर को इनकार कर दूंगा। तुम परेशान ना हो ना मेरी गुड़िया? हन्नान अपनी जान से प्यारी बहन को अपने हिसार में लेते हुए पूछने लगा। ईशल से इनकार ना किया गया। वो अपने अजीज भाई को कभी इनकार नहीं कर सकती थी, जिसने अपनी दोनों बहनों को माँ और बाप दोनों बनकर पाला था। मगर सच यही था कि वो अभी रुखसती के लिए तैयार नहीं थी। आपको जो ठीक लगे भाई, मुझे कोई एतराज़ नहीं, ईशल ने सर को झुकाते हुए कहा तो हन्नान उसके सर पर बोसा दिया। तुम सच कह रही हो ना? हन्नान फिर पूछा तो ईशल ने मुस्कुराते हुए सर इस बात में हिला दिया। हन्नान एक दफा फिर उसके सर पर बोसा देते उठ खड़ा हुआ। चलो अब आप सो जाओ, बहुत रात हो गई है, हन्नान उसे कहता कमरे से बाहर निकल गया। ईशल ने उसके जाते ही कमरे को लॉक किया। उसने सर झटका और वापस आकर बेड पर लेट गई। अगर रुखसती हो गई तो क्या मूसा मुझे समझेंगे? उसने खुद से सवाल किया, जिसका जवाब उसके मन को के पास नहीं था। उसने तमाम तर सोचों को अपने जहन से झटका और सोने के लिए आंखें मूंद ली। मरियम अपने कमरे में लेटी सोचों में गुम थी। उसकी तमाम तर सोचों का मरकज एक ही शख्स था, बारान काराबे उर्फ बीस्ट, जिसे ये नाम उसी ने ही दिया था। और फिर सभी उसे बीस्ट कहने लगे। उसने क्यों जान बचाई होगी? मेरी जान उसे क्या मिलेगा मेरी जान बचाकर? वो खुद से सवाल कर रही थी, उस बात से अनजान कि उस सवाल का जवाब तो बजाते खुद बारान के पास भी नहीं था। वो अपनी सोचों में गुम थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने फ़ोन कान से लगा लिया। वो जानती थी किसका फ़ोन होगा। हाँ बोलो, मरियम ने फ़ोन उठाते साथ ही कहा। मैम, कैसी तबीयत है अब आपकी? दूसरी जानिब से पूछा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खबर है? मैम, दुरानी का कुछ अता पता नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? मरियम को हैरानगी हुई। मैम, वो लापता है। मालूम हुआ है कि परसों रात जब उसने दाऊद को सुपारी दी थी आपको जहर देने के लिए, उसके फ़ौरन बाद ही वो लापता हो गया था। उस शख्स ने उसकी समातों पर बम फोड़ा था। वो उठकर बैठ गई। तुम्हें क्या लगता है उसको लापता करने में बीस्ट का हाथ हो सकता है? मरियम ने किसी खर्चे के पैसे नज़र पूछा। नहीं मैम, ये काम बीस्ट का नहीं है, कोई और ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। व्हाट? मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है? मरियम की हैरत में डूबी आवाज़ उभरी। जी मैम, हाँ, और एक और बात, वो शख्स बोला। मैम, उस सब में दुरानी के साथ एक और शख्स मुलविस है। कौन? उसका ये कौन अब ना जाने किसके लिए तबाही लाने वाला था। जैसे जैसे वो सुनती गई उसकी आंखों में शरारत फूटने लगी और फिर उसने फ़ोन रख दिया। उसने अपना मोबाइल उठाते अपने एक खास बंदे को फ़ोन मिलाया। पता करो एहसान मोती वाला कल कहाँ मिलेगा। मरियम बोली। मैम, कल उसके बेटे की सालगिरह की तकरीब है, वो वहीं मिलेगा। सालगिरह की तकरीब? हाँ, मरियम बोली। नौशेरवान? जी मैम। कर दो उन्हें बर्बाद जिन्हें बर्बादी की तमन्ना है। उसने कहते फ़ोन बंद कर दिया। कल का दिन किसकी बर्बादी का समा होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगी, एहसान मोती वाला, मरियम खुद से बोली और दोबारा लेटते आंखें मूंद गई। आज एहसान साहब के बेटे की सालगिरह थी। कराबे मेंशन के तमाम अफराद सालगिरह की तकरीब में मौजूद हैं। उनके आपस में अच्छे ताल्लुकात थे, जिस बिना पर कराबे मेंशन के तमाम अफराद सालगिरह की तकरीब में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तो दूसरी तरफ एक शख्स ऐसा था जो कोई बहुत बड़ी तबाही लाने की तैयारी में था। तुम सब तैयार हो? दादाजी ने सबको मुखातिब किया, जिनमें कराबे मेंशन के तमाम मर्द हजरात में से मोहम्मद साहब, कुदरत साहब, मुराद और जिहान मौजूद थे, और ख्वातीन में से बस रुबाब, कराबे, अफनान और दलान जाने के लिए तैयार थी। फातिमा खातून ने तबीयत से नासाजी की वजह से जाने से माजरत कर ली थी, जबकि दानिन अपनी जल्लत प्रोफेसर की दी हुई असाइनमेंट बनाने में मसरूफ़ थी
और ज़मरत मजाल है जो अपने नॉवेल्स की दुनिया से बाहर आ जाती। वो क्यों ऐसा करती? वो तो ज़मरत थी। जी दादाजी, बस अहमद और बारान आते ही होंगे, मुराद बोला तो दादाजी की नज़र सीढ़ियों से उतरते उन दोनों पर गई। बेशर्मी की भी इंतहा है, सालगिरह की तकरीब में जा रहे हैं, तुम दोनों का रिश्ता लेने के लिए नहीं जा रहे जो ऐसे तैयार हो रहे हो। दादाजी ने दोनों पर चोट की। बारान नेवी ब्लू 3-पीस सूट में जैपतन किए हुए था, जबकि अहमद उसके बरक्स ब्लैक 3-पीस सूट पहने हुए था। सबने बेसाख्ता हंसी को छुपाने के लिए मुंह पर हाथ रखा। अहमद जल्दी से मुराद की तरफ लपका, जबकि बाकी सब दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़े। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में सवार हुए कि अहमद जल्दी से मुराद की तरफ बढ़ते दोबारा से उसे पकड़ चुका था। की होया? मुराद चिढ़कर बोला। क्या हो गया है? मैं तो बस एक बात पूछ रहा हूँ, अहमद मासूमियत की तमाम रिकॉर्ड तोड़ते हुए बोला। मुराद ने एक आईब्रो रेस करते हुए उसकी ढोंगी मासूमियत को देखा। फूट ले अब मुँह से। मुराद उसके हनूस चुप रहने पर तब ही तो गया था। दुश्मनों के घर से कोई आ रहा है क्या? अहमद बज़ाहिर लाताल्लुकी के एक्टिंग करते हुए बोला कि मुराद ने उसकी गर्दन से कॉलर को दबोचते हुए उसे अपने सामने किया। वो नहीं आएगी, तू फिक्र ना कर। हाँ, अलबत्ता उसका कज़न भाई ज़रूर आएगा। बेगैरत सीएम, मुझ मुराद को ना मुराद बना कर रख दिया है, ना अहल सियासतदान। हाँ, मुराद अपने दिल की भड़ास निकालता हुआ बोला कि अहमद का कहका बेसाख्ता था। मुराद ने उसकी कमर पर मुक्का जड़ा। अहमद बिलबिला उठा। हो गया तुम दोनों का, तो अब चलो। बारान जो कब से उनकी हरकतें मुलाहिजा फरमा रहा था, बिलाखिर बोल उठा। अभी कहाँ हुआ है? शादी करवाएंगे तो होगा ना? हाय, मुराद ने दिल पर हाथ रखते हुए दुआई दी कि बारान और अहमद ने उसे शरारती नजरों से देखा। बारान, मुझे तो इस पर शक है। अहमद ने बारान को मुखातिब किया। आप लोगों का शक पक है। कौन? बारान और अहमद एक ज़बान चीखे। बारान ने उसे गर्दन से दबोचा। बोल साले, हमारी नाक के नीचे कौन से गुल खिलाता फिर रहा है? ओए, कमिश्नर के गिरेबान पकड़ने के जुर्म में जेल में डाल दूंगा। और मैंने कौन सा गुल खिलाया है? गुल तो उसने खिलाया है। मुराद ने अहमद की जानिब इशारा करते हुए कहा कि बेइख्तियार ही अहमद ने अपने हाथ की 5 उंगलियां उसके सामने की। तू अपनी बात कर बगैर जिया, अहमद चिढ़कर बोला। पता चल जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? मुराद तुनक कर बोला। भाड़ में जा, अल्लाह करे उसकी कहीं और शादी हो जाए। अहमद का हाथ पीछे रहने वाला था। फिर तो वो अहमद था। तेरे मुंह में खाक, वो भी नापाक। मुराद ये बोलते ही अपनी गाड़ी की तरफ भागा था, क्योंकि वो अहमद के खतरनाक तेवर देख चुका था। बारान ने उसे काबू किया। वो तीनों अपनी अपनी गाड़ियों में सवार होते काराबे मेंशन से बाहर निकलते चले गए। बालाज अपनी भरपूर वजाहत और अपनी ब्राउन आंखों में चमक लिए तैयार हो रहा था। सुल्तान हवेली की भी तमाम अफराद सालगिरह की तकरीब में मौजूद थे, मगर अलवक्त सिर्फ बालाज ही सालगिरह में शिरकत के लिए जा रहा था। बालाज खुद पर परफ्यूम का छिड़काव करता गाड़ी की चाबी उठाता कमरे से बाहर निकला। वह आगे बढ़ ही रहा था कि सामने से आती माहिन और मापारा से जोरदार तसादुम हुआ। या अल्लाह, खैर, ध्यान से चलो मेरी प्यारी गुड़िया, बालाज माहिन को प्यार से कहते हुए बोला। हाँ भाई, यही गुड़िया है, मैं तो कुछ लगती ही नहीं, महापारा ने शिकवा किया, जिस पर बालाज ने अपनी मुस्कुराहट जब्त की। अरे यार, तुम दोनों मेरी गुड़िया हो। आप बताओ, इतनी भागती हुई कहाँ जा रही हो? बालाज दोनों को अपने हल्के में लेते हुए बोला। आपके साथ। दोनों एक जुबान होकर बोली। आप दोनों मरीम के साथ आ जाना, वो भी जा रही हैं। बालाज दोनों को समझाते हुए बोला। नहीं ना, मरीम आप ही का नहीं इरादा है जाने का, इसलिए तो आपको बोल रहे हैं ना। माहिन छोटा सा मुंह बनाकर बोली। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो फिर। बालाज दोनों को अपने आगे करते हुए बोला। दोनों ने सिया रंग के पैरों को छूती फ्रॉक पहनी हुई थी। उनके बरक्स बालाज ने सफ़ेद कमीज शलवार पहनी हुई थी। वो किसी रियासत का शहजादा ही तो लग रहा था। बालाज ने गार्ड्स को पीछे रहने का इशारा किया और ड्राइवर को गाड़ी से निकलने का बोलते माहिन और महापारा को गाड़ी में बैठाते खुद ड्राइविंग सीट संभालते गाड़ी को सुल्तान हवेली के गेट से अबूर करते वो मंजिल की जानिब बढ़ा। उसके पीछे ही गार्ड्स की गाड़ियां भी निकली। रात की तारीकी में दोबारा शहर और शहर में मौजूद वो उस तेरे तामिर के सामने खड़े रात की ये तारीकी कुछ ही देर में किसी की किस्मत को भी तारीक करने वाली थी। मैम, काम हो गया है, एक शख्स ने आकर इतला दी। ठीक है, क्या हुक्म है मैम? अभी थोड़ा सब्र करो, वो बोली। जी मैम, जैसा आपको मुनासिब लगे, वो बोला। नौशेरवान, तुम्हें पता है, कुत्ते के सर पर एक दफ़ा ताज रख दो तो फिर गले में पट्टा डालना मुश्किल हो जाता है। जानते हो, जब मैं बिजनेस की दुनिया में नहीं आई थी तो यही एहसान अंकल थे जिन्होंने मुझे हौसला दिया और मैंने इनके सर पर ताज रख दिया, और अब उसी शख्स ने मुझे डस लिया।
वो दुख से बोल रही थी, मैडम ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ मतलब खत्म हो तो लोग ताल्लुक भी खत्म कर देते हैं, ताल्लुकात तो ताल्लुकात इंसानियत तक खत्म कर देते हैं, नौशेरवान बोला। वैसे जिंदगी अजीब चिड़ियाघर जैसी हो गई है, कहीं सांप तो कहीं कुत्तों तो कहीं गिरगिटों से वास्ता पड़ रहा है। वो फिर बोली, मैडम क्या हुक्म है। वो अभी बात कर ही रहे थे कि एक और शख्स उनके करीब आता उनसे मुखातिब हुआ। इस आग की तपिश मेरे तमाम दुश्मनों की आंखों में नजर आनी चाहिए। वो बोलते साथ ही मुड़ी और हेलमेट जतन करते अपने हैवी बाइक पर सवार हो गई। देखते ही देखते उस इमारत में आग भड़की उठी और हर शय को अपने लपेट में ले गई। वो एक नज़र उन शोलों को देखती अपनी बाइक को जन से भगा ले गई। आज की रात किसी की तबाही की नज़र हो गई थी। बालाज उन दोनों के साथ हॉल में दाखिल हुआ जहां सालगिरह का इंतजाम किया गया था। इंतजाम काफ़ी बड़े पैमाने पर किया गया था। सालगिरह में बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और वज़रा वगैरह इनवाइटेड थे। वो दोनों हॉल में एंटर हुए तो एहसान साहब ने उनकी तरफ बढ़ते उन्हें रिसीव किया। अस्सलाम वालेकुम सीएम साहब। वालेकुम अस्सलाम, बालाज ने बगैर किसी तासुर के जवाब दिया। माहिन और महापारा ने इशारे से सलाम किया, जिसका उन्होंने भी इशारे से जवाब दिया। तशरीफ़ रखें सीएम साहब, एहसान साहब ने कहा तो बालाज अंदर की तरफ बढ़ा। उसके पीछे ही वो दोनों चल दिए। तुम दोनों क्या यूं ही मेरे पीछे पीछे चलती रहोगी। बालाज हनूज उन दोनों को अपने पीछे आता देखकर बोला। दोनों ने कंधे उचकाए। बालाज नफ़ी में सर हिलाता आगे बढ़ा कि उसकी नज़र काराबेस पर पड़ी। उसके कदम खुद ब खुद उस जानिब रुक कर गए। दादाजी भी उसे आता देख चुके थे। उनके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट रहेंगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी पुरानी नाराज़गी के बावजूद वो यहाँ का रुख करेगा। जबकि माहिन और महापारा को उनकी कोई दोस्त मिल गई तो वो उससे मिलने लगी। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। बालाज ने सर झुकाते सलाम किया तो दादाजी ने उसके सर पर हाथ फेर दिया। वालेकुम अस्सलाम, बरखुरदार कैसे हो। अल्लाह का करम है दादाजी, आप बताएं। बालाज अदब से बोला। वहाँ मौजूद तमाम नफूस हैरानगी से मुड़ मुड़कर उस मगरूर चीफ मिनिस्टर को देख रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। बालाज ने बाकी सबको मुश्तरका सलाम किया तो सबने एक साथ ही जवाब दिया। इतने में माहिन और महापारा उनके तरफ आई। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने मुश्तरका सलाम किया। जिहान की नज़र माहिन पर पड़ी तो वो हक्का बक्का रह गया। या मेरे अल्लाह, ये दुश्मनों की बेटी है। उसे अभी भी कुछ दिन पहले का वो मंजर याद था जब उसकी माहिन से पहली मुलाकात हुई थी। माहिन अपनी धुन में चलती जा रही थी। डिपार्टमेंट से निकलते हुए जिहान से जोरदार टकराई। आउच, देख कर नहीं चल सकते क्या। जिहान अपना सर हिलाते हुए बोला। तो तुम देख कर चल लेते हैं मिस्टर। माहिन अपनी किताबें उठाते हुए बोली। बेवकूफ़, जिहान कहते जाने लगा। बेवकूफ़ किसको बोला। बेवकूफ़ होंगे तुम, तुम्हारा बाप, तुम्हारा दादी, तुम्हारे नानी, तुम्हारा सारा खानदान, समझे। माहिन आपे से बाहर होते हुए बोली कि उसके दोस्त ने आकर उसे काबू किया। कितनी लंबी जुबान है तुम्हारी लड़की। जिहान हैरानगी से बोला। मेरे हाथ भी बहुत लंबे हैं। माहिन उसे अपना हाथ दिखाते हुए बोली कि जिहान ने वहाँ से जाने में ही आफियत समझी। वो अब हैरानगी से बालाज के बगल में खड़ी माहिन को देख रहा था जो मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ रही थी। दूसरी तरफ मुराद की नज़रें महापारा पर टिकी थी जिसे बारान और अहमद ने बखूबी नोट किया था। और जब उन्होंने महापारा की जानिब देखा तो उसके उड़े रंग देखकर उलझन का शिकार हो गए। बालाज उन दोनों का वहाँ बैठने का बोला और इजाज़त लेकर आगे बढ़ गया, मगर जाते जाते उनकी नज़र अफनान पर पड़ी जो सर पर दुपट्टा ओढ़े नजरें झुकाए काफ़ी मासूम लग रही थी। बालाज ने मुस्कुराते सर झटका और आगे चल दिया। माहिन और महापारा मरते क्या ना करती, रब्बा बेगम के साथ जगह बनाती बैठ गई। महापारा परेशानी से उंगलियां चटकाने लगी थी जबकि माहिन की नज़रें जिहान पर पड़ी तो उसे कुछ वक्त लगा था उसे पहचानने में। अब मंजर कुछ यूँ था, दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे थे जैसे अभी एक दूसरे को निकल लेंगे। महापारा ने ज़रा सुख का सांस लिया क्योंकि मुराद कुछ देर पहले उठकर बाहर गया था और दलान और माहिन की तरफ देखा जिनके कुछ ही देर में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। महापारा ने अफनान की तरफ देखा जो खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। मोबाइल की बीप पर महापारा चौंकी और मोबाइल सामने किया जहां कमिश्नर साहब का मैसेज आया हुआ था। महापारा को अब समझ आई थी कि वो खामोशी तूफान के आने से पहले की थी। उसने चैट खोली। बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, वरना उसका मैसेज आया हुआ था। कुत्ता कमीना, अल्लाह करे मनूस की नौकरी चली जाए। वो उसे अलकाबाद से नवाजती उठी। माहिन ने उसका हाथ पकड़ते खींचा। किधर? मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आती हूँ। महापारा ने उसके हाथ पर हाथ रखते धकेला और खड़ी हो गई।
मैं साथ चलूं? माहिन बोली। नहीं, मैं बस आई, महापारा कहते सबको एक नजर देखते बाहर की जानिब चल दी। बारान और अहमद ने एक दूसरे को इशारा किया, फिर दोनों ही कंधे उचका दिए। महापारा वॉशरूम की जानिब बढ़ी रही थी कि किसी ने उसके बाजू से पकड़ते एक कमरे में खींचा। महापारा उससे पहले चीखती। मुराद ने अपना भारी मर्दाना हाथ उसके मुंह पर रखते उसकी चीख का गला घोटा। पागल हो, चीख क्यों रही हो? मुराद दबी दबी आवाज में उस पर गुर्राया। तुम्हें तमीज नहीं है क्या? ये कौन सा तरीका है? महापारा उस पर बरसी। आहिस्ता बोलो लड़की। मुराद उसे हाथ के इशारे से बाज रहने को बोलता उससे फासले कायम करके खड़ा हो गया। क्यों बुलाया है मुझे? महापारा बोली। अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को कुछ न बताऊं तो जो मैं कहूँगा वो तुम करोगी, ऐसा कहा था ना तुमने? मुराद उससे जैसे कंफर्म कर रहा था। महापारा ने धूप निकलते सर अस्वाद में हिलाया। तो फिर ठीक है, अब तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा। कल हम लोग तुम्हारी तरफ आएंगे रिश्ता लेने की गर्ज से। दादाजी तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात भी करेंगे और यकीनन अब्बा हुजूर इनकार हरगिज़ नहीं करेंगे। अगर तुमने इनकार किया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम क्या गुल खिलाती फिर रही हो। बल्कि न्यूज़ में आएगा कि चीफ मिनिस्टर की कज़न महापारा सुल्तान पुलिस स्टेशन फ़ोन करके बोहंदा प्रैंक करते हुए पकड़ी गई। कैसा लगेगा? हाँ, वो अभी बोल ही रहा था कि महापारा ने एक जोरदार थप्पड़ से उसकी बोलती बंद कर दी। बगैर तो क्या आईजी, बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे छोटे से मजाक की मुझसे इतनी बड़ी कीमत वसूल करोगे? महापारा आंखों में आंसू और बेयकीनी लिए गुस्से से बोली। तुम इस थप्पड़ की कीमत चुकाओगी लड़की। मुराद गुस्से से तेवरियां चढ़ाकर बोला। महापारा उससे पहले कुछ बोलती कि कमरे का दरवाजा बजा। मुराद के चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट रेंगी जबकि महापारा का रंग सर्द हुआ। ओह शिट, अब क्या होगा? देखो, आप कहीं छुप जाओ प्लीज। महापारा उसे इल्तिजाया बोली। छुप जाऊंगा अगर तुम मुझे इस पेपर पर अपने सिग्नेचर्स के साथ लिख कर दोगी कि तुम हरगिज इनकार नहीं करोगी। मुराद एक पेपर उसके सामने करते हुए बोला। महापारा मरती क्या ना करती, इससे पेपर लेकर उसके कहे के मुताबिक लिखकर ऊपर अपने सिग्नेचर करते उसे थमा चुकी थी। प्लीज अब कहीं छुप जाओ, महापारा उसके सामने हाथ जोड़ती हुई बोली। तो मुराद जल्दी से पर्दे के पीछे छुप गया। महापारा खुद को कंपोज करती दरवाजा खोल गई, मगर सामने एक बच्चे को खड़ा देखकर उसका पारा 7वें आसमान तक जा पहुंचा। एक लगाओ मैं तुम्हारे। महापारा बच्चे को थप्पड़ का इशारा करते हुए बोली। जाहिल कमिश्नर, अब पता नहीं क्या करेगा। महापारा गुस्से से पैर पटकती वापस हॉल के अंदर चली गई। मुराद उसके जाते ही पर्दे के पीछे से निकला और कमरे से बाहर निकलते कोट की जेब में हाथ डालते एक चॉकलेट निकाली और उस बच्चे को अपने पास बुलाते उसे थमा दी। गुड बॉय, मुराद उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। वो कभी न किसी से रिश्वत लेने वाला कमिश्नर आज एक लड़की को खुद से शादी करने पर राजी करने के लिए एक बच्चे को चॉकलेट की रिश्वत दे गया था। वो बच्चा मजे से चॉकलेट खाता वहां से जा चुका था। मुराद भी खुद को कंपोज करता हॉल के अंदर दाखिल हुआ। महापारा वापस अपनी जगह पर आकर बैठ चुकी थी। माहिन उसके चेहरे के उड़े रंग और उसकी रोनी सूरत देखकर थोड़ा परेशान हुई। उसे महापारा से पूछा, मगर महापारा ने उसे तसल्ली दी और खामोशी से बैठ गई। कुछ ही देर में मुराद भी आता वापस अपनी जगह पर बैठ चुका था। बारान और अहमद ने एक अटकीली निगाह उस पर डाली। कुछ ही देर गुजरी थी कि दाखिली दरवाजे से मरियम दाखिल हुई। उसके चाल का अंदाज और उसका सरापा ऐसा ही था कि साथ में मौजूद शख्स एक दफा मुड़कर जरूर देखता था। मरियम वेलवेट के सादा सूट में मलबूस, अपने बालों को जोड़ा बनाए, मेकअप के नाम पर बस होठों पर सिर्फ ग्लोस लगाए अपनी मगरूराना चाल चलते हुए अंदर दाखिल हो रही थी। सब लोग मुड़ मुड़ कर उसे देख रहे थे। एहसान साहब बलास के साथ उसके तरफ बढ़े और उसे रिसीव किया। मरियम ने सर हिलाते इशारे से उन्हें सलाम किया, जिसका उन्होंने जवाब दिया। अरे आज तो बड़े बड़े लोग आए हैं। एहसान साहब मरियम की तरफ देखते हुए बोले। जी बिल्कुल, आना ही पड़ा। वो क्या है ना, आपकी तरफ से कुछ हिसाब निकलते थे तो मैंने सोचा कि जाया जाए। मरियम एक तन से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए गोया हुई। हाँ 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 भाई, क्यों नहीं। एहसान साहब बज़ाहिर हंसने की एक्टिंग करते हुए गोया हुए, मगर अंदर से उनका दिल धक धक कर रहा था। उन्हें शुबा होने लगा था कि कहीं मरियम उनकी असलियत पता तो नहीं चल गई, और अगर हाँ तो जो तूफान वो लाएगी उसे रोकना नामुमकिन है। उसका वजूद ही अपनी जात में एक खतरे की घंटी था जो हर वक्त दुश्मन के कानों में बजती रहती थी, और यही हाल अभी एहसान मोतीवाला का हो रहा था। इससे पहले और कोई बात होती, बालाज मरियम की तरफ बढ़ते उसे शानों से थाम चुका था। तुम्हें आराम करना चाहिए था, बालाज मरियम से बोला तो मरियम ने उसके हाथ पर हाथ रखा। आपको पता है आराम करना मेरी फितरत नहीं। मरियम उससे गोया हुई। बालाज ने उसे अपने एक बाजू में हल्के में लिया।
चलो फिर दादाजी वगैरह से मिल लो, अब रिश्तेदारी जुड़ने वाली है तो यूं अच्छा नहीं लगता। बाराज उसे अपने साथ लगाए आगे चलता हुआ बोला कि मरियम ने सर इस्पात में हिलाया। बारान की बेसाख्ता नजर मरियम पर पड़ी जो उसी तरफ आ रही थी। ये यकीनन कोई कांड कर आ रही है, अहमद बारान के कान में बोला तो बारान ने बेसाख्ता सर हिलाया। पता चल जाएगा, बारान बोला। अस्सलाम वालेकुम दादाजी। मरियम ने सर झुकाते हुए उन्हें सलाम किया। दादाजी ने उसके सर पर हाथ रखा। जीते रहो, खुश रहो, दादाजी बोले। मरियम ने एक नज़र बाकी सब पर डाली और इशारे से सलाम किया, जिसका जवाब सबने इशारे से ही दिया। कैसी तबीयत है अब तुम्हारी? अहमद बता रहा है कि किसी खबीस ने जहर दिया है, दादाजी बोले। जी दादाजी, अब बेहतर है, मरियम चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बोली। इतने में एहसान साहब उनकी तरफ बढ़े और हालचाल दरियाफ्त करने लगे। मरियम अफनान से मिली और उससे बातचीत करने लगी, जबकि रुबा बेगम उसका तफसीली जायजा लेने में लगी थी। बस कर दे मम्मा, अब क्या खाएंगी उसको? जिहान जो कब से अपनी माँ को मरियम का जायजा लेते हुए देख रहा था, आखिर बोल उठा। तुम तो चुप ही रहो, बेशर्म ना हो तो। रब्बा बेगम जिहान को एक चपत लगाते हुए बोली। आप लोगों की बेशर्मी के अवैस ही इस दुनिया में आया हूँ। जिहान बोला तो रब्बा बेगम का चेहरा शर्म से सुर्ख पड़ा। दफा हो जाओ यहाँ से, किसी लानती बंदरी के औलाद, रब्बा बेगम चिढ़कर बोली। जिहान कहका लगाते हुए उठ खड़ा हुआ। सब लोग अपनी अपनी बातों में मसरूफी थे कि एक आदमी एहसान साहब की तरफ बढ़ते हुए उनके कान में कुछ कहने लगा। एकदम एहसान साहब ने उस आदमी को कॉलर से दबोचते हुए उस पर चीखना शुरू कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा कि फैक्ट्री में आग लग गई है? एहसान साहब दहाड़े। सर, हमारे सारे आदमियों को मार डाला है और फैक्ट्री में भी आग लगा दी है, सब कुछ जलकर राख हो चुका है, वो आदमी बोला तो एहसान साहब ने एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर रसीद किया। किसका काम है ये? एहसान साहब चीखे। वहाँ पर मौजूद तमाम अफराद अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे। सर, नहीं मालूम, हो ये डार्क डेविल जैसा था, वो आदमी डरते डरते बोला। एहसान साहब ने एक शीशे का गिलास उठाते जोर से फर्श पर मारा और वहाँ से जाने लगे। सर, आप वहाँ ना जाएं, वो आदमी उनके आगे आते हुए बोला। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, वो फैक्ट्री मेरी आखिरी आसामी है, बर्बाद हो जाऊंगा मैं, हटो मेरे सामने से। एहसान साहब बोले तो वो आदमी उनके सामने से हटा। दादाजी ने अपने बेटों की तरफ देखा और फिर अपने पोतों की तरफ, जबकि बारान मरियम को घूरने में मसरूफ था। इतना तो वो समझ ही चुका था कि ये काम मरियम का ही है, क्योंकि वो जानता था डार्क डेविल और कोई नहीं, उसकी अपनी मधुमक्खी है। बारान की आंखें गुस्से से लाल अंगारा हो गई। दादाजी ने उन सब को इशारा किया तो वो सब जाने के लिए उठ खड़े हुए। बालाज भी अपने जानने वालों को मिलता महापारा और माहिन को इशारा करते वहाँ से जाने लगा और मरियम को उसने सीधा घर पहुँचने को बोला था। पार्टी खत्म हो चुकी थी, सब लोग जाने के लिए उठ खड़े हुए थे। मरियम भी हॉल से निकलती अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ी कि बारान अचानक से किसी आंधी की तरह नमूदार होते उसे जोर से बाजू से दबोचते गाड़ी के साथ पिन कर चुका था। तुम्हें कोई खौफे खुदा है? बारान ने अपनी लाल अंगारा आंखें मरियम की नीली सपाट आंखों में गाड़ी और गुस्से से गोया हुआ। क्या मतलब है तुम्हारा? मरियम भी उसी के लहजे में बोली। तुम अच्छे से जानती हो मेरा क्या मतलब है, ये सब तुमने क्या है ना? बारान गुस्से से तेवरे चढ़ाकर बोला। हाँ, मैंने क्या है, क्या कर लोगे तुम मेरा? और क्या सबूत है तुम्हारे पास? मरियम भी दुबदू बोली। मरियम, तुम पहले भी उसका बहुत नुकसान कर चुकी हो, वो जो मर्जी करे, उसका अपना गुनाह सवाब, तुम क्यों उसे बर्बाद करने में तुली हुई हो? पहले भी तुमने उसके गोदाम में आग लगाई और अब उसकी फैक्ट्री में, जो शायद उसका आखिरी असासा बचा था। बारान उसके बाजू को झटकते देता हुआ बोला। उसने मुझे जहर देने की कोशिश की और मैं उसे ऐसे ही जाने देती? मैं चाहती तो उस पर केस कर सकती थी, मेरे पास उसके खिलाफ तमाम सबूत मौजूद हैं, मगर वो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं है। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसने मुझे जहर देने की भोंदी साजिश रची। मरियम एक ही सांस में चीखती गई। व्हाट? बारान को शौक लगा। तुम्हें जहर? मुझे जहर देने वालों के साथ एहसान साहब भी मुलविस थे और उसी ने मेरे एम्प्लॉय दाऊद को सुपारी दी थी। दुरानी तो बस एक मोहरा था। मरियम उसके बात करते हुए उससे अपना बाजू छुड़वाते हुए बोली। बारान तो जैसे सख्ते में ही चला गया। तुम्हारी नज़र में तो वैसे भी मैं कभी ठीक नहीं होती, हमेशा तुम्हें मैं ही गलत लगती हूँ। मरियम न जाने उसे गिला कर रही थी या क्या, मगर बज़ाहिर वो गिला ही कर रही थी। बारान ने एक नज़र उसकी आंखों में देखा। ये वही आंखें थीं जिनसे वो दूर भाग रहा था और आज वो आंखें फिर उसके सामने मौजूद थी। देखो, हम कहीं बैठकर बात करते हैं,
बारान होश में आते मरियम से बोला, मेरे पास वक्त नहीं है, अभी मुझे घर पहुंचना है, कल बात होती है। मरियम उससे कहते अपनी गाड़ी में सवार हुई और गाड़ी जन से भगा ले गई। बारान कुछ देर वहां खड़ा रहा और फिर अपनी गाड़ी में सवार होता वो भी घर के लिए निकल चुका था। बालाज ने गाड़ी पोर्च में रोकी तो माहिन बगैर देर किए अंदर की तरफ भागी। अरे आराम से, बालाज उसकी जल्दबाजी पर कहा। मापारा, बालाज ने मापारा को आवाज दी तो वो होश की दुनिया में वापस आई और गाड़ी से उतरी। बालाज भी गाड़ी से उतरता गाड़ी को लॉक कर चुका था। गुड़िया, क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो? बालाज मापारा के सर पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। पक्का? जी भाई पक्का, वो मुश्किल से चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। अब तक उसके कानों में मुराद के अल्फाज गूंज रहे थे। अगर तुमने शादी से इनकार किया तो मैं सबको बता दूंगा। हाँ, वो सबको बता देगा। वो दोनों हवेली के अंदर दाखिल हुए तो सामने से ही ईसा जीने उतर रहा था। बालाज और मापारा पर नजर पड़ते ही मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ा। हाँ भाई, सीएम साहब कैसी रही फिर बर्थडे पार्टी? ईसा उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला। काहे की बर्थडे पार्टी? उस बेचारे की आखिरी बची फैक्ट्री में भी किसी ने आग लगा दी। बालाज गहरा सांस भरते हुए बोला। बेचारा तो ना ही कहें उसे कम से कम। ईसा आंख फेरते हुए बोला। हाँ लेकिन फिर भी। क्या फिर भी? लिया होगा किसी टेढ़ी खोपड़ी वाले से पंगा। ईसा मजे से बोला। अरे गुड़िया, ऐसे ही क्यों खड़ी हो, तबीयत तो ठीक है ना? ईसा उसे सोचो में गर्क हनूस दाखिली दरवाजे पर खड़े देखकर बोला। अभी वो उसके गाल पर हाथ रखता कि मापारा होश व हवास के बेगाना होते पीछे की तरफ धड़ाम से गिरी। मापारा! बालाज और ईसा एक साथ चीखे थे। बालाज ने जल्दी से मापारा को अपने बाजू के हल्के में लेते गिरने से बचा लिया। ईसा जल्दी से मापारा की तरफ लपका। मापारा, मापारा, क्या हुआ है गुड़िया? वो दोनों अंधाधुन उसके गाल थपक रहे थे लेकिन मापारा होश में थी ही नहीं। ईसा, इसका जिस्म काफ़ी ठंडा हो रहा है, जल्दी से गाड़ी निकालो, उसको हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। ईसा जल्दी से उठा, बालाज से गाड़ी की चाबी लेते हैं गाड़ी को अनलॉक करते हुए ड्राइविंग सीट पर बैठा। गुड़िया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मापारा आंखें खोलो। बालाज उसे बाजू में उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ रहा। इतने में मरियम गेट से दाखिल होते हुए ये सारा मंजर देख चुकी थी। वो जल्दी से गाड़ी से निकलते बालाज की तरफ लपकी। क्या हुआ है इसे? मरियम परेशानी से मापारा की तरफ देखते हुए बोली, जो बालाज के बाजू में होश व हवास से बेगाना पड़ी थी। पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई। चले, मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ। बालाज उसे बैक सीट पर लेटाते खुद पैसेंजर सीट पर आकर बैठा। मरियम बैक डोर से दरवाजा खोलते मापारा का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। ईसा गाड़ी जन से हॉस्पिटल की तरफ भगा ले गया। वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर्स मापारा को जल्दी से इमरजेंसी में ले गए। बालाज, ईसा और मरियम इमरजेंसी वार्ड के बाहर खड़े हो गए। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आई। परेशानी की कोई बात नहीं है, ब्लड प्रेशर काफ़ी लो था, उनका स्ट्रेस की वजह से हुआ है ये। उन्होंने किसी बात का स्ट्रेस लिया है, बाकी मैंने उनको ड्रिप लगा दी है, जैसे ही वो ख़त्म होती है तो आप उन्हें लेकर जा सकती हैं। डॉक्टर अपने प्रोफेशनल अंदाज में कहती आगे को बढ़ चुकी थी। पीछे वो तीनों एक दूसरे को नसमझी से देखने लगे कि आखिर ऐसी कौन सी परेशानी थी जो मापारा की यह हालत हो गई। उसके सामने कुछ मत कहना, मैं खुद पूछ लूँगी उससे, मरियम बालाज और ईसा को मुखातिब करते हुए बोली। उन दोनों ने इस बात में सर हिला दिया। रात गहरी हो रही थी। वो लोग मापारा को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा कर सुल्तान हवेली पहुंच चुके थे। वो चारों गाड़ी से उतरे। मरियम मापारा को एक तरफ से सहारा देते हुए ला रही थी। ईसा और बालाज गाड़ी से निकलते उनकी तरफ बढ़े। तुम इसे कमरे में लेकर जाओ, बालाज मरियम को इशारा करते हुए बोला। तो मरियम ने सर इस्बात में हिलाया और मापारा को अंदर ले गई। कमरे में पहुंचते ही मरियम ने मापारा को बेड पर लिटाया और खुद उसके साथ बैठ गई। मापारा ने एक नज़र उसे देखा। तुम आज मेरे साथ सोओगी? मापारा पूछ बैठी। मरियम एक लफ्ज़ जवाब दिया। मापारा, जी, तुम्हें कोई परेशानी है? मरियम उसकी आंखों में खोजते हुए बोली। तो मापारा ने बेसाख्ते ही नजरें चुराई। नहीं तो, ना चाहते हुए भी उसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। मरियम ने एक गहरी सांस ली और उसके हाथ पर अपना हाथ हौले से रखा। मापारा, अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी है तो तुम मुझसे बांट सकती हो, यकीन करो, मायूसी नहीं होगी तुम्हें। मरियम उसे तसल्ली देते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मापारा खुद को कंपोज करते हुए बोली, जबकि दिल अंदर ही अंदर कह रहा था कि बता दे सब कुछ। लेकिन अब वो मामले की उस नहज पर पहुंच चुकी थी कि ना वो किसी को कुछ बता सकती थी और ना ही मुराद को इनकार कर सकती थी। उसे लगता था कि अगर वो इनकार करेगी तो मुराद एक पल नहीं लगाएगा उसे बदनाम करने में, मगर एक बात उस पर अभी अश्कार नहीं होनी थी।
ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन अगर चाहो तो बता सकती हो कि क्या चीज़ तुम्हें परेशान कर रही है। मरियम उसका गाल थपथपा कर बोली तो उसने आंखें अस्पात में झपकी। वो दोनों सोने के लिए लेट गई। मरियम ने आंखें मूंद ली, जबकि मापारा आंखों से नींद कोसों दूर थी। अब उसने आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार करना था। सुबह की रोशनी अंधेरी रात को खुद से मसीन करते हैं। चारों जानिब अपनी रोशनी बिखेर रही थी। दानिन और ज़ैनब क्लासरूम में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम सर। उन दोनों ने एक साथ सलाम किया। अभी लेक्चर को शुरू हुए सिर्फ 1 मिनट ही गुजरा था, इसलिए वो हातिम के डांट से बच गई थी। हातिम ने एक उछटती नज़र उन दोनों पर डाली, क्योंकि ये दोनों मोहतरमाएं पिछले 3 दिनों से लापता थी। वजह असाइनमेंट से फरार थी, जो हातिम ने 3 दिन कबल उनको असाइन की थी। मगर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कहाँ थी तुम दोनों पिछले 3 दिनों से? यूनिवर्सिटी नहीं आना था क्या? हातिम ने उनकी पुश्त को देखते सलाम किया, जो कि बड़े मज़े से अपनी कुर्सियों की तरफ बढ़ चुकी थी। दानिन और ज़ैनब दोनों ने गंदा मुंह बनाया और उसकी तरफ रुख किया। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक पल लगा था दानिन के खराफाती जहन में बहाना आने के। सर, वो ज़ैनब की दादी की डेथ हो गई थी। दानिन आंखों में मासूमियत और लहजे में अफसोस की भरकर बोली। ज़ैनब ने एकदम उसे उछल दी और हैरत से दानिन की तरफ देखा। वो बेचारी सोच में ही तो पड़ गई थी कि यूं अचानक उसकी कौन सी दादी पैदा हो गई। ओहो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हुआ था उन्हें? हातिम अफसोस करते हुए इस्तफसार करने लगा। सर, वो दोनों गुर्दे फेल हो गए थे। दानिन हनुस डिटाई से झूठ बोलती हुए बोली तो ज़ैनब बेहोश होने वाली हो गई। हातिम ने बोर्ड मारकर उठाया और बोर्ड पर आज का टॉपिक लिखने लगा। ज़ैनब थोड़ा सा उसके करीब खिसकी और उसके कान के करीब बोली, मनहूस, मेरी मरी हुई दादी को और कितनी दफ़ा मारेगी? ज़ैनब अपना गुस्सा दबाकर दबदबी आवाज़ में गुर्राई। कोई नहीं, अगली दफ़ा तेरे दादा काम आएगा। दानिन रिटाई से बोलते हुए अपनी जगह की जानी पड़ गई। वो दोनों अभी कुर्सी पर बैठी ही थीं कि एक दफ़ा फिर हातिम बोला, असाइनमेंट कहाँ है तुम दोनों का? हातिम दोनों को मुखातिब करते हुए बोला, सर ये है। दानिन अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए बोली, जिनमें असाइनमेंट थी। वह अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके पास जाकर उसे असाइनमेंट थमा दी। हातिम ने उसे असाइनमेंट ली। वो अभी कुछ कहता कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। वो फ़ोन उठाता कान से लगाए क्लासरूम से बाहर गया। दानिन झटके से मुड़ी और एक नज़र ज़ैनब की जानिब देखा। ज़ैनब ने साइड की तरफ आंखों को ऊपर ले जाते हुए झटके से इशारा किया, जैसे कहती हो कर डाल। और यही हुआ। दानिन मुड़ते डाइस पर मौजूद तमाम बोर्ड मार्कर्स को समेटते अपने हाथ में दबाकर अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गई। पूरी क्लास आंखें फाड़े उसकी इस हरकत को देख रही थी। हातिम क्लास में वापस आया और लेक्चर की तरफ मुतवज्जा हुआ। डाइस की तरफ हाथ बढ़ाया बोर्ड मार्कर उठाने के लिए, मगर ये क्या, वहाँ पर तो मार्कर्स थे ही नहीं। उसने तफ्तीश से पूरी क्लास की जानिब नज़र घुमा कर देखा और आखिर में नज़र दानिन पर जा ठहरी। दानिन उसकी नज़रें खुद पर यूं ठह जाने पर गड़बड़ा सी गई थी, जिसे हातिम ने बखूबी नोट किया था। ओके स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा। वजह यह है कि पिछले दिनों आप लोगों के लिए काफ़ी टफ थे और आज रेस्ट करें। एक खुशी की लहर थी जो पूरी क्लास में फैल गई, सिवाय दानिन के। हातिम ने एक उछटती नज़र दानिन पर डाली और बोला, मिस दानिन, आप ज़रा मेरे ऑफिस में आए। वह कहते साथ ही क्लासरूम से निकलता चला गया और दानिन का सांस गले में ही अटक गया। पूरी क्लास की नज़रें उस पर पड़ी। वह आंसू का गोला हलक में उतारती उठी और हातिम के ऑफिस की जानिब बढ़ गई। सर, मैं आई कम इन? दानिन दरवाज़ा धकेल कर अपना मुंह अंदर डाले बोली। कम इन। इसकी इजाज़त देते ही दानिन ऑफिस में दाखिल हुई और हातिम के सामने 4 कदमों के फासले पर खड़ी हो गई। मार्कर्स? हातिम बोला तो दानिन ने पीछे से हाथ निकालते टेबल पर मार्कर्स रखे। मिस दानिन, आपने कब सीरियस होना है? सर, वो मैं जस्ट शट अप। मिस दानिन, आज आप कुछ नहीं बोलेंगी, समझिए आप? जब देखो मौज मस्ती। ये यूनिवर्सिटी है, आपकी फूफो का घर नहीं, जहाँ आप जो मर्जी करेंगी और आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं आपको 2 हफ्तों का वक्त दे रहा हूँ। अगर मुझे आप में कोई भी प्रोग्रेस नजर नहीं आई तो मैं आपके घर वालों से राब्ता करूँगा, समझिए आप? हातिम दुष्टगी से बोला। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो इतना तल्ख कैसे हो गया। दानिन की आंखों में आंसू चमकते हातिम उन आंसुओं से नजरें फेर गया। उसे अफसोस हुआ था कि अपने लहजे पर, मगर वो उसके मुंह पर ये नहीं कह सकता था। आप जा सकती हैं।
उसके बोलने की देर थी। दानिन पट से दरवाजा खोलते बाहर की तरफ भागी। हातिम ने जोर से टेबल पर हाथ मारा और अपने गुस्से को काबू करने लगा। दानिन ऑफिस से निकलती बाहर की जाने बढ़ी थी कि जैनब ने उसका रास्ता रोका। अरे बड़े बड़े लोग कहाँ जा रहे हैं इज्जत अफजाई करवा कर, जैनब उस पर तंज करते हुए बोली, उसकी हालत से बेखबर कि अचानक दानिन उसके गले लगते फूट फूट कर रोने लगी। दानी दानी क्या हुआ है? जैनब परेशानी से उसे खुद से अलग करते हुए बोली। वो प्रोफेसर खुद को समझता क्या है? वो हिचकियाँ लेते हुए बोली, इस तरह किसी ने आज तक बात नहीं की है मुझसे। दफा मारू से, कीड़े पड़ेंगे उसे, दफा कर, क्यों उसकी वजह से अपना मूड खराब कर रही है? कुछ करते हैं इसका, चल तुझे कैंटीन से कुछ खिलाती हूँ। जैनब उसके गले में बाजू हाइल करते हुए बोली। दानिन अपने आंसू साफ करते हुए उसके साथ चल दी। अच्छे दोस्त भी एक नेमत होते हैं और हर किसी को ये नेमत नहीं मिला करती। ज्यादातर लोगों को इस नेमत से महरूम रहना पड़ता है। खुश नसीब है वो लोग जिनके पास दोस्त हैं। दोस्त? हाँ दोस्त, सांप नहीं। जिहान यूनिवर्सिटी से वापसी पर इधर उधर रुलता फिर रहा था कि उसने गाड़ी मेलोडी के पास रोकी। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो बेसाख्ता नजर सामने मौजूद गोलगप्पे की दुकान पर गई, जहां दलान और जमरत गोलगप्पे खाने का शुगल फरमा रही थी। उसे एकदम झटका लगा और वो गौर से उन्हें गोलगप्पे खाते हुए देखने लगा। भाई एक प्लेट और। दलान की आवाज़ उसके समातों से टकराई। उसके अंदर का भुक्कड़ जाग उठा और वो गाड़ी से निकलते उन दोनों की तरफ बढ़ा। वो दोनों उसे आता देख चुकी थी। उन्हें कोई हैरानगी नहीं हुई थी, क्योंकि अक्सर ही ऐसा इत्तेफाक होता था कि जहाँ भी वो खाने के लिए जाती थी जियान वहाँ टपक पड़ता। अब ये इत्तेफाक था या कुछ और, ये अल्लाह ही बेहतर जाने। वो दोनों उसे नज़रअंदाज करती फिर से खाने का शुक्र फरमाने लगी। जिहान उनके साथ कुर्सी खींचकर बैठ गया। अपने भाई को नहीं खिलाओगी? जिहान नदीदों की तरह उसके आखिरी गोलगप्पे को देखते हुए बोला, जो दलान प्लेट में आखिरी ही बचा था। नहीं, दानिन मसरूफ से अंदाज में कहते हुए वो आखिरी गोलगप्पा भी मुंह में डाल गई। तो फिर ठीक है, मैं भी बारान भाई को बता दूंगा कि तुम दोनों यहाँ गुलछर्रे उड़ाती फिर रही हो, वो भी गार्ड्स के बगैर। जिहान अपना आखिरी हरबा आजमाते हुए बोला, हम उनसे पूछ कर ही आए हैं और अंधे हो, वो तुम्हें गार्ड्स नजर नहीं आ रहे? जमरत उसे गार्ड्स को दिखाते हुए बोली। जिहान की तो जैसे सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। अच्छा तो ऐसी बात है, मैं भी यहाँ तुम लोगों के सामने तुम लोगों से ज्यादा गोलगप्पे खाऊंगा। वो अच्छा पर जोर देते हुए बोला, हाँ तो खाओ, हमने कौन सा तुम्हारे हाथ बांध रखे हैं। चलो जमरत, देर हो रही है। वो दोनों कुर्सी घसीटती उठी और गाड़ी की तरफ बढ़ गईं। पेमेंट वो पहले ही कर चुकी थी। जिहान ने दोनों को जुबान दिखाते हुए दुकानदार को आने का इशारा किया, जिस पर वो सर अस्पात में हिलाते हुए उसकी तरफ हाजिर हुआ। जिहान गोलगप्पों का ऑर्डर देते सुकून से कुर्सी से टेक लगाकर बैठ गया। आज सुल्तान हवेली में मामूल से ज़्यादा चहल पहल थी। काराबे मेंशन से वो लोग रिश्ता लेने आ रहे थे। मरियम को जहर देने वाले वाक़ये के बाद वैसे भी सुल्तान हवेली के मकीनों के दिलों में काराबे मेंशन के मकीनों के लिए नरम गोशा पैदा हो गया था। तो अब किसी को रिश्ते से इतना एतराज़ नहीं था जितना पहले था। मिसल उस वक्त अपने कमरे में शाम की तैयारी कर रही थी कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। जी आ जाएं। मिशेल ने इजाज़त दी तो दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुई। अरे मरियम तुम? मिशेल ने मरियम को दरवाजे से दाखिल होते हुए देख लिया। हाँ आज ऑफिस नहीं गई थी तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। हाँ हाँ आओ ना बैठो। मिशेल उसे बैठने का बोलती उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। तुम खुश हो इस रिश्ते से? मरियम कुछ देर मिशेल की आंखों में देखती रही और फिर बोली, क्या फ़र्क पड़ता है इससे? मिशेल भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मिशेल ऐसी बात नहीं है, देखो अहमद एक अच्छा लड़का है। ये तुम कह रही हो? मिशेल एक आईब्रो रेस करते हुए बोली, हाँ मैं कह रही हूँ। तुम्हें पता है मिशेल लड़का बदसूरत हो, मिडिल क्लास हो तो चलता है, मगर वो लड़का एक औरत के साथ कभी नहीं चल सकता जो औरत की इज्जत करना न जानता हो। जो शख्स औरत की इज्जत नहीं करता वो लड़का तो होता है मगर मर्द नहीं होता। मर्द वही होता है जो औरत को इज्जत दे। और तुम्हें पता है अहमद एक अच्छा मर्द है। ही इज़ ग्रेट जेंटलमैन। मरियम अपनी ही दिल में बोल रही थी और मिशेल उसे गौर से सुन रही थी। तुम्हें पता है बारान हो या अहमद, बिजनेस क्लेशेस अपनी जगह, मगर दोनों को औरत की इज्जत करना आती है। उन दोनों ने कभी मुझे किसी के सामने जलील नहीं किया, मौका होने के बावजूद भी कभी नहीं। इनफैक्ट उनकी मौजूदगी में कभी किसी की जुर्रात भी नहीं हुई है कि मुझे उंगली भी दिखा सकें। बस 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 बंद करो ये अहमद नामा, मान लिया है। ही इज़ ग्रेट जेंटलमैन। खुश?
मिसल उसे टोकते हुए बोली तो मरियम बेइख्तियार ही हंस दी। चलो तुम तैयार हो जाओ, जरा महापारा को देख लूं। मरियम उसे कहते मुड़ी। तुम भी तैयार हो सकता है तुम्हारी भी चांस बन जाए, मिसल शरारती अंदाज में बोली तो मरियम मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाती कमरे से निकल गई। शाम के वक्त सफक के रंग आसमान पर नुमायां होने लगे थे। सुल्तान हवेली की बैठक में घर के सब बड़े सोफों पर विराजमान थे और बात कर रहे थे, जबकि उनकी औलादें लॉन्च में बैठे एक दूसरे का मुंह तक रही थी। जिहान और ईसा भी खुफिया मुलाकात करते अभी थोड़ी थोड़ी देर के फासले से वहाँ आ गए थे। बारान ने उन्हें कुनखियों से देखा मगर चुप रहा। वो जानता था उन दोनों नमूनों की दोस्ती के बारे में, मगर कुछ किसी पर जाहिर नहीं किया। लाउंज में इस वक्त बारान, अहमद, मुराद और जिहान और उनके सामने हन्नान, मूसा, ईसा, बलाज और हातिम विराजमान थे, जबकि मरियम, माहिन, ईशल और अफनान के साथ लॉन में ठंडी हवा खा रही थी। सबको अंदर बैठे बड़ों के फैसले का इंतजार था। वैसे सुना है कि किसी के हाथ से टेंडर निकल गया। वैसे हमारी कंपनी ही वो टेंडर डिजर्व करती थी। वो क्या है ना, पहले मैं सालों से उस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, फिर कुछ मसरूफियत की वजह से मैं पीछे हट गया, मगर देखो मेरे होनहार बहन की मेहनत के बदौलत वो टेंडर हमें ही मिल गया। बनी बनाई की बात होती है, अब उन्होंने हम पर एतबार किया, क्या ही कह सकते हैं। हातिम के मुंह में बैठे बैठे खुशी हुई तो वो बारान को वो टेंडर याद करवाते हुए बोला जो पिछले महीने ही उसके बजाय मरियम को मिला था। बारान बगैर किसी तासुर के मोबाइल की जाने मुतवज्जा हो गया। मूसा, तुम्हें जल्दी की बुआ रही है, लगता है किसी के अरमान जलकर खाक हो गए हैं। वेरी बैड, हातिम बारान को जलाते हुए बोला। मूसा ने हाथों का मुक्का बनाते मुंह के आगे रखते अपनी हंसी का गला घोटा, जबकि दूसरी तरफ बारान के अलावा बैठे तीनों काराबेज की आंखों में मिर्चें जलने लगी। बारान, ये कब से तेरे मुतालिक बकवास कर रहा है, तो कुछ नहीं कहेगा? मुराद बारान का होश दिलाते हुए बोला। कौन ये? अच्छा ये बोल रहा था, मुझे लगा कुत्ता भौंक रहा है। बारान हैरानगी की एक्टिंग करते हुए बोला। उन तीनों का कहका बेसाख्ता था। अब जलने की बारी सुल्तानों की थी। अभी वो लोग कुछ और बोलते कि बैठक का दरवाज़ा खुला और आयशा सुल्तान कमरे से बाहर निकली। मुलाजमा को खाना लगाने की तलकीन करते एक नज़र उन सब पर डालती लॉन की तरफ बढ़ गई। उन सब की नज़रें बैठक के दरवाजे की तरफ उठी, जहाँ से सब बड़े अब बाहर आते लॉन्च में बराजमान हुए थे। ख्वातीन किचन की सिमत बढ़ी और मर्द हजरात छोटी छोटी बातों में मसरूफ़ हो गए। दाल में कुछ काला है बारान, मुराद बारान के कान के करीब बोला। आखिर को पता चले कि क्या बात हुई है, बारान सरगोशीनुमा आवाज़ में बोला। इतने में हमना सुल्तान के आते सबको खाने लगने का बताया तो सब डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़ गए। सब लोग खाने के साथ इंसाफ कर रहे थे। बालाज चोर नज़रों से अफनान की नज़र देख रहा था। ना जाने क्या था जो बार बार उसे अफनान की तरफ मुतवज्जा कर रहा था। उसे वो मासूम सी लड़की अच्छी लगी थी। दूसरी तरफ मुराद महापारा को जैसे नजरों से निकलने का इरादा रखता था। बस भी कर, खाएगा क्या अब उसे? बारान मुराद के कान में फनकारा। तेरी नज़र मुझ पर ही है, मुराद सीधे होते हुए बोला। मरियम, तुम कल से ऑफिस नहीं जाओगी, आयशा सुल्तान ने जैसे सबके सामने ऐलान किया। मरियम ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर खाने में मसरूफ़ हो गई। तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूँ? आयशा बेगम थोड़े सख्त लहजे में बोली। सबने हैरानगी से आयशा सुल्तान की तरफ देखा। जी ठीक है मामा, जो आपका हुक्म, मरियम हनूस मसरूफ से अंदाज में बोली। लेकिन मामा मैं भी अभी ऑफिस नहीं जा रहा। अगर ये भी नहीं जाएगी तो कौन जाएगा? सबको खामोश पाकर आखिर हातिम बोला। ओहो हातिम, मामा जाएंगी ना? उसने खाना खाते हुए बड़े इत्मीनान से जवाब दिया कि बेसाख्ता सबने अपनी उमड़ आने वाली हंसी को छुपाया। आयशा सुल्तान ने गुस्से से मुट्ठियां बीस ली। मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने कहा है कि कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, बस बात खत्म। और कौन रोकेगा मुझे? मरियम चेयर से खड़ी होते हुए अपनी दोनों हथेलियां टेबल पर रखते आगे को झुकते हुए आयशा सुल्तान से पूछने लगी। मैं रोकूंगी, मैं तुम्हें कमरे में बंद करूंगी, समझी तुम? आयशा सुल्तान गुस्से से बोली। सही है, ठीक है, फिर कमरे में बंद करके देख लीजिएगा, और हाँ खिड़की को बंद करना ना भूलिएगा। एक दो और खुफिया रास्ते भी हैं, वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। वो सीधे होते हुए कहती आयशा सुल्तान को एक आंख विंक करते हुए वहाँ से वॉकआउट कर गई। उसका अंदाज साफ बावर करवाने वाला था कि रोक सकते हो तो रोक के दिखाओ। पीछे आयशा सुल्तान सिर्फ कुड़कर रह गई। खाने के बाद चाय का दौर चला और फिर दादाजी ने उन्हें काराबे मेंशन दावत दी कि वो लोग आए और मिलकर शादी की तारीख तय कर लें। वो लोग ताखिर के कायल नहीं थे।
वहाँ बैठे नौजवान नस्ल को यह बात खासी अजीब लगी कि लड़की वाले खुद जाएं तारीख मांगने, मगर उन बेचारों को क्या मालूम था कि बंद कमरे में कौन कौन से फैसले सरजद हो चुके थे। अभी एक धमाका उनके सरों पर बजने के लिए रहता था। वो लोग सुल्तान हवेली से अभी लौटे ही थे कि मेंशन के अंदर दाखिल होते ही दादाजी का नया हुक्म नाफिज हुआ। तुम सब यही रुको, मुझे तुम सबसे बात करनी है। अब्बा हुजूर सबको मुखातिब करते कहते एक सोफे पर बरासमान हो गए। बहू जाओ, बच्चों को भेजो यहाँ। फातिमा खातून दादाजी के हुक्म की तामील करते ऊपर की जानिब बढ़ गई। पीछे वो सब नौजवान एक दूसरे को नासमझी से तकते रह गए। कुछ देर के बाद ही जमरत, दानीन और दलान नीचे आती नजर आईं। दादाजी ने एक मर्तबा फिर सबको मुखातिब करते अपनी बात का आगाज किया। जैसा कि तुम सब इस खानदान के रिवाजों से वाकिफ हो, बच्चों की जिंदगी के फैसले आज तक बड़ों ने ही किए हैं, लेकिन अगर कोई अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी का फैसला करना चाहे तो उसे पूरा हक है। अगर तुम में से किसी को कोई पसंद हो तो बता दे, वरना हम फैसले कर चुके हैं। दादाजी अपनी बात कहते खामोश हुए और सोफे की पुर्ज से टेक लगाई और सबका जायजा लेने लगे। सबने बेसाख्ता एक दूसरे को देखा। उन सब में बस अहमद और मुराद के चेहरे पर इत्मीनान था, बाकी सब के चेहरे पर उलझन थी, क्योंकि वो दोनों अपने फैसले से मुतमईन थे जो उनकी मर्जी से ही किया गया था। तुम में से किसी को कोई पसंद है तो बता दे, घबराने की जरूरत नहीं है। दादाजी फिर से बोले। सबने अपनी गर्दन नफी में हिलाई। तो फिर ठीक है, जब कोई और पसंद नहीं है तो हमारी पसंद पर एतराज़ भी नहीं होना चाहिए। दादाजी बोलते बोलते उठ खड़े हुए। मोहम्मद साहब उठे और बारान और जिहान को अपने साथ आने का इशारा करते आगे बढ़े, जबकि रब्बाब बेगम जमरत और दलान को अपने साथ लेती आगे को बढ़ी और दूसरे तरफ फातिमा बेगम अफनान और दानीन को अपने साथ लगाए अपने कमरे की सिमत बढ़ गई। पीछे लाउंज में कुदरत साहब, अहमद और मुराद सोफे पर पुरसोच अंदाज में बैठे रह गए। रब्बाब बेगम जमरत और दलान को अंदर करते दरवाज़ा बंद करते उनकी तरफ पलटी। तुम दोनों से अब आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, अगर कोई और पसंद है तो बता दो, बाद में ना कहना। रब्बाब बेगम दोनों को उंगली उठाकर कहती। दोनों के मुंह देखने लगी। नहीं मामा, हमें कोई नहीं पसंद। आपको पता है तो है, हमने शुरू से ही ये फैसले आप सब पर छोड़े हुए हैं। जमरत अपनी माँ को मुखातिब करते हुए बोली। मामा, आपका फैसला सर आंखों पर, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी। दलान उंगलियां मरोड़ते हुए बोली। एक लगाओ मैं तुम्हारे, तुम्हें अपनी आवारागर्दियां खतरे में नजर आ रही होंगी। बारान ने सही तुम्हें सर पर चढ़ा रखा है। रब्बाब बेगम दलान पर चढ़कर दौड़ी। लेकिन मम्मा, क्या लेके? जमरत भी तो मान गई है ना, तो तुम्हें क्या मौत है? रब्बाब बेगम उसकी बात काटते हुए बोली। मामा, ये तो वैसे भी शादी के लिए मने जा रही है। जब शादी के बाद लगेगी ना इसकी नॉवेल्स पर पाबंदी, तब पता चलेगा इसको। दलान जमरत को कौन आंखियों से देखते हुए बोली। बेड़ा गर्क हो तुम्हारी इस काली मनहूस जुबान का। जमरत उसके सर पर तमाचा रसीद करते हुए बोली। चुप कर जाओ तुम दोनों। रब्बाब बेगम दोनों को डपटते हुए बोली तो दोनों तीर की तरह सीधी हो गई। दलान, दादाजी ने तुम्हारा रिश्ता बहरोज साहब के छोटे बेटे ईसा से तय किया है। मुझे कोई चूचा नहीं चाहिए, वो अच्छा लड़का है। हाय, मैं मर गई। मामा, आपको जरा तरस नहीं आएगा? एक अनजान शख्स से अपनी बेटी को ब्याते? दलान दुहाई देते हुए बोली। वो कोई अनजान शख्स नहीं है, अच्छा बच्चा है। रब्बाब बेगम बोली। लड्डू तो दलान के दिल में भी फूट रहे थे, लेकिन वो दलान ही क्या जो ड्रामे ना करे। जमरत, दादाजी ने तुम्हारा रिश्ता हन्नान से तय किया है। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि कौन हन्नान। रब्बाब बेगम बोली तो जमरत की गर्दन बेसाख्ता झुकी। नहीं मामा, जो आप सबको मुनासिब लगे। जमरत हनूस गर्दन झुकाए बोली। हाय, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी। अभी दलान अपना जुमला मुकम्मल करती कि रब्बाब बेगम ने रख कर एक थप्पड़ उसके सोने मुखड़े पर जड़ा। ठान ली है इस लड़की ने, जब बोलेगी फजूल ही बोलेगी। बर्बाद हो हमारे दुश्मन। रब्बाब बेगम बोली। उन्हीं से तो बया रही हैं। दलान मुंह में बड़बड़ाई, मगर उसकी आवाज़ रब्बाब बेगम और जमरत तक पहुंच चुकी थी। एक और थप्पड़ उसके गाल की जीनत बना। बको मत और कमरे में जाओ अपने अपने। मामा, शादी कब है? दलान ने मन में आया सवाल कर डाला। अगले महीने के स्टार्ट में। हाय अल्लाह, यानी 2 हफ्ते बाद? इतनी जल्दी? दलान बोलते साथ ही सकते में चली गई। चलो भी। जमरत दलान को घसीटते हुए बोली, जो एक जगह पत्थर की मूर्त बन गई थी। उधर फातिमा बेगम ने अफनान और दानीन के सरों पर बम फोड़ा था। अफनान तो जैसे कैसे अपनी खामोशी तबीयत की वजह से चुप हो गई, मगर दानीन ने फसाद बर्पा कर दिया था। अफनान का रिश्ता बाला से तय किया गया था।
उसे बज़ाहिर तो कोई एतराज़ नहीं था, मगर वो मर्दों से ज़रा खौफ खाती थी और बलाज की संजीद की तबीयत तो वो पहले ही देख चुकी थी, तो एक डर उसके दिल में बैठ चुका था, मगर वो खामोशी से कमरे से निकल गई। मामा, मेरी पढ़ाई का क्या होगा? आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी तो अभी पढ़ाई भी मुकम्मल नहीं हुई है और आप लोग शादी की बात कर रहे हैं। ये दानिन थी जो कब से ड्रामे लगाए हुए थी और फातिमा बेगम पुरसकून सी बेड पर बैठी उसके ड्रामे मुलाहिजा फरमा रही थी। दानिन का रिश्ता शेर सुल्तान के बड़े बेटे हातिम सुल्तान से तय किया गया था, जो इत्तफाकन उसका खड़ूस प्रोफेसर भी था, मगर वो दोनों अभी इस बात से अनजान थे कि जो वो है नहीं। दानिन, उन लोगों को तुम्हारी पढ़ाई से कोई मसला नहीं है, तुम शादी के बाद भी तो पढ़ सकती हो। हातिम अच्छा लड़का है, तुम खुश रहोगी उसके साथ। दानिन जैसे कैसे खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। उसका इरादा अब सोकर सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी जाने का था, ताकि वो अपनी इकलौती दोस्त से अपना गम बांट सके। इस बात से अनजान कि एक बड़ी हकीकत उस पर आश्कार होने को है, जिसे जानकर उसका दिल अपना सर दीवार में मारने को करेगा। इधर बारान बौखलाहट के ज़ेरे असर मिट्टी की मूरत बना कभी अपने बाप को देखता तो कभी अपने छोटे भाई जिहान को, जो इत्मीनान से अपने बाप के हमरा सोफे पर बड़े इत्मीनान से बरासमान था, क्योंकि उसे पहले से पता था कि उसके हिस्से में उस खानदान की सबसे छोटी बेटी ही आनी थी, क्योंकि वो खुद जो अपने खानदान का सबसे छोटा चश्मो चिराग था। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी शादी किससे होगी, उसे बस लड़की चाहिए थी और जिंदा चाहिए थी। रहा ताल्लुक माहिन की जुबान का, तो उसकी अपनी जुबान के जोहर भी पूरा शहर जानता था। माहम जूही जहान, तुम्हारा रिश्ता दादाजी और अब्बा हुजूर की ख्वाहिश पर मरियम के साथ तय किया है। ये बात मेहमद साहब तीसरी दफा दोहरा रहे थे। और जिहान और माहिन बेटी की मंगनी होगी तुम सबकी शादी के साथ। जिहान उछलकर सीधा हुआ और अब बौखलाने की बारी जिहान की थी। क्यों भाई, मैं कोई मंगनी वंगनी नहीं करूँगा, मेरा सीधा ब्याह करवाओ। जिहान बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला, जैसे कोई बच्चा किसी खिलौने के लिए जिद कर रहा हो। एक चपेट मारनी है तुझे, तेरा मुंह वंगा हो जाएगा। पढ़ाई मुकम्मल हुई नहीं है और ब्याह करवाओ। इस नालायक का मास्टर्स मुकम्मल करके ऑफिस ज्वाइन करो, फिर होगी तुम्हारी शादी, बेशरम कहीं का। मोहम्मद साहब जिहान को आईने दिखाते हुए बोले, आप लोगों की मेहनत का फल हूँ। जैसी बेशरम मेहनत की थी वैसा बेशरम फल मिला है। जिहान कहते साथ ही दरवाज़ा खोलते बाहर की जाने भागा, क्योंकि मोहम्मद साहब का हाथ अपने जूते तक पहुँच चुका था। बारान अभी तक सख्ते की हालत में अपने बाप का मुंह तक रहा था। बारान देखो, देखने की काबिल छोड़ा है आपने। मोहम्मद साहब की बात मुकम्मल होने से पहले ही बारान बोला, बारान अब तुम गलत बात कर रहे हो, क्या बुराई है उस बच्ची में? कोई अच्छाई भी नहीं है बाबा। बारान हाथ को दाएं बाएं हिलाते हुए बोला, वो खानदान की सबसे काबिल बच्ची है, तुम्हें तो रश करना चाहिए। मोहम्मद साहब बोले, अशके वही अशके, कमाल स्ट्रेटेजी है आप लोगों की। बारान बोला, बारान अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो तुम खुद जाकर दादाजी को इनकार कर दो भाई, मेरे में हिम्मत नहीं है अब। हाँ, ताकि वो मेरी गर्दन उतार कर मेरे हाथ में दे दें। पता नहीं किस बात का बदला उतारा है दादाजी ने मुझसे। बारान कहकर साथ ही कमरे से निकला और दरवाज़ा जोर से मारना भूला नहीं। यही बगैरत बेटे लिखे थे मेरी किस्मत में, मोहम्मद साहब ने हुंकारा भर कर कहते साथ ही अपना सर सोफे की पुष्ट पर लगा दिया। इधर सुल्तान हवेली में अलग फसाद बरपा था। हातिम ने सब घर वालों के सामने शादी से इनकार कर दिया था। बकौल उसके वो अभी शादी नहीं कर सकता था, उसे कुछ वक्त चाहिए था। दूसरी तरफ बलास, हन्नान और ईसा बगैर किसी चूचा के शादी के लिए मान गए थे। अब्बा हुजूर ने मरियम को अलग से बुलाकर समझाया तो वो बेचारी क्या ही करती, अपने अब्बा हुजूर का मान रखते हुए खामोश हो गई। एक तरफ उसको ये सहारा भी था कि बारान उससे तो हरगिज़ शादी नहीं करेगा, तो वो इनकार करके सबको सामने बुरी क्यों बने, तो वो उसके आसरे बैठ गई, इस बात से अनजान कि वो बेचारा तो खुद उसके आसरे पर बैठा है। अब सबके लिए सबसे बड़ा मसला हातिम को मनाना था। वो किसी सूरत शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। उसने अलग फसाद बर्पा किया हुआ था। वो उस वक्त अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाए, बड़े बेजारी से जवाब दिया गया। हातिम, मुझे तुमसे बात करनी है। मरियम कमरे में दाखिल होते हुए बोली। हाँ, अब तुम रह गई हो, हातिम चिढ़कर बोला। मरियम खामोशी से उसके सामने जाकर खड़ी हुई। बैठो इधर। मरियम ने उसे कंधों से पकड़ते हुए अपने साथ बिठाया। वो कुछ देर उसके चेहरे की तरफ देखती रही, जैसे कुछ तलाशना चाह रही हो। कौन है वो? मरियम ने सवाल किया। कौन? वही जिसके लिए शादी से इनकार की जा रही है।
मरियम इत्मीनान से बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। हातिम गर्दन झुकाए बोला, हातिम मैं तुम्हारी बहन हूँ, माना कि तुमसे छोटी हूँ मगर तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ। बताओ, मुझसे सब संभाल लूँगी मैं, मुझे बस उसका नाम बता दो। हातिम ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा और खामोश हो गया। ऐसा नहीं हो सकता, वो कभी नहीं मानेगी, और मैंने उससे मोहब्बत इसलिए थोड़ी की है कि वो मुझे हासिल हो जाए। कुछ मोहब्बतें लाहासिल होती हैं और उन्हें लाहासिल ही रहना चाहिए, बस मुझे कुछ वक्त चाहिए। हातिम हनूस गर्दन झुकाए बोला, है कौन आखिर? हातिम ने उसे ऐसे देखा जैसे मरियम ने उससे उसका गुर्दा मांग लिया हो, मगर वो बोला, स्टूडेंट है मेरी। तो फिर क्या हर्ज है इसमें, हम उनके घर रिश्ते लेकर जाएंगे। तुम नाम तो बताओ मुझे उसका। मरियम प्यार से उसे समझाते हुए बोली, लेकिन हातिम नाम बताओ मुझे। मरियम उसकी बात काटते हुए अपनी बात पर जोर देकर बोली, दानिन नाम है उसका। हातिम बोला तो मरियम को एकदम ही झटका लगा। क्या नाम है? उसने जैसे तस्दीक चाही। दानिन। उसके नाम का दोबारा दोहराया। पूरा नाम? मरियम ने फिर पूछा। इतना नहीं पता, बस फर्स्ट नेम ही पता है। हातिम बोला तो मरियम ने जल्दी से अपना मोबाइल अपने सामने किया और कुछ देर उस पर उंगलियां चलाने के बाद उसने मोबाइल हातिम के सामने किया। कहीं ये लड़की तो नहीं है वो? हातिम ने तस्वीर देखी और हैरानगी से मरियम की तरफ देखने लगा, जिसके खुद के तासुरात उससे मुख्तलिफ न थे। हाँ ना, यही तो है, मगर तुम कैसे जानती हो इसे? तुम मेरा पीछा करती हो? हातिम ने तस्दीक करने के बाद सवाल किया तो मरियम ने एक जोरदार मुक्का उसके कंधे पर जड़ा। तुम पागल हो, यही तो है जिससे तुम्हारा रिश्ता क्या है, अब्बा हुजूर ने दानिन का अरबे। मरियम एक्साइटेड होते हुए बोली। हातिम तो उसके अल्फाज ही मैं उलझ कर रह गया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उल्लू के पट्टे हो तुम पूरे, तुम्हारा रिश्ता दानिन से ही तो हुआ है। चलो अच्छा है, तुम पहले से ही जानते हो उसे। मरियम आंख दबाते हुए बोली, इसमें कोई अच्छा ही नहीं है, पागल लड़की है वो पूरी, यूनिवर्सिटी में मुझे बदनाम कर देगी, किसी डॉन से कम नहीं है वो। यूनिवर्सिटी में मेरी रेपुटेशन भी साथ खाक होगी। हातिम हनूस सख्ती की हालत में बोला, बस कर दो, जुमा 8 दिन हुए नहीं है तुम्हें यूनी जाते हुए, आए बड़े, रेपुटेशन खराब कर देगी। अभी कोई मरे जा रहा था उसके पीछे। मरियम उस पर तंज का तीर चलाते हुए कमरे से निकलती चली गई। पीछे हातिम अभी तक उसी बात को हजम करने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन का सवेरा चारों जानिब फैला अपनी रोशनी हर सू बिखेर रहा था। दानिन आज यूनिवर्सिटी जल्दी आ गई थी, मगर जैनब अभी तक नहीं पहुंची थी। मनहूस मारी, रोज जल्दी आ जाती है, पता नहीं आज क्या मौत है। वो दोनों हथेलियों को थोड़ी के नीचे टिकाए अफसरदगी से बोली। कुछ देर ही गुजरे थे कि जैनब उसे सामने से आती दिखाई दी। दानिन जल्दी से अपनी जगह से खड़ी होती उसकी तरफ बढ़ी। कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दानिन उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए इस्तफसार करने लगी। सॉरी यार, बस वो आँख जरा देर से खुली थी। जैनब उसके हाथों पर दबाव डालते हुए बोली। अच्छा, दानिन यक लफ्ज़ी जवाब दिया। क्या हुआ है, तुम्हें खैरियत तो है? परेशान लग रही हो। खैरियत ही तो नहीं है, तुम बैठो बताती हूँ। दानिन उसे लिए बेंच पर आ बैठी। हाँ बताओ क्या हुआ है? जैनब बोली। 2 हफ्ते बाद मेरी शादी है। दानिन अफसरदगी से बोली। व्हाट? जैनब चीख कर बोली। उससे तो कुछ देर बोला ही नहीं गया। हाँ, मम्मा से कहा मैंने कि अभी शादी नहीं करना चाहती, मगर कौन है जो मेरी सुने। कहते हैं शादी के बाद भी बढ़ सकती है। दानिन का चेहरा बुझ सा गया। मैं यहाँ परेशान हूँ और तुम मुझे तंग कर रही हो। दानिन उसके सामने पर चट लगाते हुए बोली। अच्छा ना, बताओ तो। जैनब अपने शाने से रहते हुए बोली। हाँ, हातिम सुल्तान नाम है, देखा तो मैंने अभी खुद भी नहीं है। वो कहते साथ ही दोबारा से अफसरदा हुई। क्या क्या क्या? जैनब हैरत से छलांग लगाते हुए बोली। तुझे क्या हुआ है? दानिन बोली। क्या मतलब है? मुझे क्या हुआ है? तुझे पता नहीं है हातिम सुल्तान कौन है? जैनब अपनी जगह से खड़े होते हुए उससे पूछने लगी। कौन है? दानिन घबराहट के ज़ेरे असर बोली। हमारे अकाउंट के प्रोफेसर सर हातिम। जैनब उसके मामूलात में इजाफा करते हुए बोली। दानिन करंट खाकर अपनी जगह से उठी। ये झूठ है। दानिन नफी में सर हिलाते हुए बोली। रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। जैनब ने बोलते साथ ही अपने मोबाइल को सामने करते हुए फेसबुक खोला और वहाँ से हातिम की आईडी निकाली और मोबाइल उसके सामने किया। दानिन ने गायब दिमागी से मोबाइल की स्क्रीन को देखा और बस वो अपने होश व हवास से बेगाना होती वहीं झूल गई। दानिन! जैनब जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी। आसपास कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे हो चुके थे। जैनब मुसलसल उसका गाल थपके जा रही थी। आसपास खड़े स्टूडेंट्स बस तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे।
हातिम की गाड़ी अभी डिपार्टमेंट के सामने आकर रुकी। वो गाड़ी से निकला, गाड़ी को लॉक करता आगे बढ़ा कि साइड टेबल पर स्टूडेंट का हजूम देखकर उस जानी बढ़ा। क्या हो रहा है यहाँ? हातिम स्टूडेंट को साइड करते हुए बोला कि सामने ही नजर जैनब की गोद में बेहोश पड़ी दानिन पर पड़ी। आप लोगों में खौफ खुदा है? सब खड़े होकर तमाशाई बने हुए हैं। हातिम जल्दी से दानिन की तरफ बढ़ा, दानिन को जल्दी से अपने बाजू में उठाए अंदर डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। जैनब उसके पीछे पीछे अंदर गई। पीछे खड़े बहुत से स्टूडेंट आपस में चहमगोइयां करने लगे। हातिम उसे यूनिवर्सिटी के मेडिकल रूम में ले आया था, जहाँ कुछ देर में ही उसे होश आ चुका था। बीपी लो होने की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जैनब कैंटीन से उसके लिए जूस लेने गई तो पीछे हातिम उसके पास था। उसने आंखें खोली तो सामने ही हातिम को खड़ा पाया। आपकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दानिन गुस्से से फट पड़ी। दानिन देखें, रिलैक्स रहें, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हातिम हाथ के इशारे से उसे रिलैक्स रहने का कहने लगा। वो समझ चुका था कि वो किस बारे में बात कर रही थी। तो अच्छा है ना, हो जाए खराब, अल्लाह करे मैं मर जाऊं, सबकी जान छूट जाएगी। दानिन गुस्से में कुछ भी बोले जा रही थी। उसकी आखिरी बात सुनते हातिम का पारा 7वें आसमान तक पहुंचा। उसने एक झटके से दानिन के बाजू से दबोचते हुए अपनी जानिब खींचा। आइंदा मैं इस किस्म की बकवास तुम्हारे मुंह से सुन ना लूं, और ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर कोई भी बकवास की, एक रखूंगा तुम्हारे कान के नीचे। वह उस सर्द मेहरी से बोला कि दानिन की ज़बान तालू से जा चिपकी। इतने में जैनब भी रूम में दाखिल हुई तो हातिम उसको देखते उससे ज़रा फासले पर हुआ। दानिन आंखें से गर्म सियाल बहने लगा। उसने उसके आंसू को देखते जब से मुट्ठियां भींची। वो उनसे नजरें चुराता हुआ जाने के लिए मुड़ा कि दानिन की आवाज़ उसके समातों से टकराई। मैं ये शादी नहीं करूँगी, समझे आप? दानिन बोली कि हातिम एक झटके से मुड़ा और उसका जबड़ा अपने एक हाथ से दबोचते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, समझी तुम? अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होंगी। वो चबा चबा कर कहता एक झटके से उसका जबड़ा छोड़ता कमरे से निकलता चला गया। पीछे दानिन फूट फूट कर रोने लगी। मरियम अपनी गाड़ी में बैठी अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी। वो मुकम्मल तवज्जो से गाड़ी ड्राइव कर रही थी कि उसके फ़ोन पर रिंग हुई। उसने अपने कान से लगे एयरपोर्ट को एक्टिव किया। हेलो, मरियम बोली, मुझे तुमसे मिलना है अभी। दूसरी तरफ से बारान बोला, मुझे भी। ठीक है, मैं आती हूँ तुम्हारे ऑफिस। उसने इतना कहकर कॉल काट दी और यू टर्न लेते हुए गाड़ी काराबे एम्पायर्स की तरफ मोड़ दी। कुछ ही देर में वो एक 6 मंजिला इमारत के सामने खड़ी थी। उसने कदम दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ाए। वो ऑफिस में दाखिल होते ही सबकी तवज्जो का मरकज बनी। उसके कदम बारान के ऑफिस रूम के बाहर रुके। वो अंदर बढ़ती कि ऑफिस रूम के बाहर बैठी सेक्रेटरी बोली, यस मैम। वो ताज्जुब से उसे देखते हुए बोली, मुझे बारान से मिलना है। मरियम बोली, मैम यू हैव एनी अपॉइंटमेंट? वह तहम्मुल से बोली कि मरियम को तब चढ़ गई। मुझे कोई शौक नहीं है सुबह सुबह अपनी नींद का सत्यानाश करके अपने ऑफिस जाने के बजाय तुम्हारे इस लुच्चड़ बॉस से मिलने का। तुम्हें कोई। वो अभी बोल ही रही थी कि बारान रूम का दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। मरियम उसको देखते ही चुप हुई। यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। बारान उसे कहते हाथ के इशारे से अंदर आने का बोलता सेक्रेटरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। शुक्र करो कि आज उसका मूड अच्छा था, वरना वो तुम्हारा अपॉइंटमेंट बिल्कुल मौत से तय कर देती। बारान धीमी आवाज़ में बोलते हुए अंदर की जानिब बढ़ा। पीछे सेक्रेटरी महज मुस्कुरा दी। बोलो। मरियम सोफे की पूछ से टेक लगाई बोली। बारान चलता हुआ सोफे पर आ बैठा। थोड़ा आगे को होते अपने हाथों को आपस में पेवस्त करते तमहीद बांधते हुए बोला, मरियम ये रिश्ता नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है ये रिश्ता नहीं हो सकता। मरियम फट से बोली, हाँ तो इनकार कर दो। बारान इत्मीनान से सोफे की पूछ से टेक लगाते हुए मुस्कुरा कर बोला, हाँ वो तो तुम करोगे ना। मरियम जानदार मुस्कुराहट के साथ बोली, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं ये काम तुम करोगी। अच्छा, और मैं ऐसा क्यों करूँगी? मरियम सुकून से बोलते हुए उसका सुकून गारत कर गई। क्योंकि तुम ये शादी नहीं करना चाहती। बारान बड़े मज़े से मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मगर मुझे कोई मसला नहीं है शादी करने से। देखो शादी होगी, अगले दिन मैं तुम्हें जहर देकर मार दूंगी, 2-4 दिन आंसू बहाऊंगी और बस फिर वही होगा जो मैं कहूँगी। मरियम बड़े मज़े से उसे अपने ख्यालात से आगाह कर रही थी। बारान मुस्कुराना भूल गया। तुम? इससे पहले वो कुछ बोलता जिहान धड़म से ऑफिस रूम में दाखिल हुआ। ओए होए, यहाँ तो डेट चल रही है। जिहान शरारत से बोला, मैं उठ गई ना तो तुम्हारी डेट को तुम्हारी डेथ डेट बना दूंगी, समझे? मरियम गुस्से से तेवरियां चढ़ाकर बोली, हाय मैं तो डर गया भाभी जी। जिहान भाभी जी पर जोर देते हुए बोला, डर जो भाभी कहा मुझे, मैं तुम्हारा ये गंदे दांत तोड़ दूंगी। मरियम चिढ़कर बोली,
अच्छा छोड़े, मैं आप लोगों को एक मशवरा देता हूँ। पता है क्या, आप लोग हेड टेल कर लें, जो हारा वो इनकार करेगा। मरियम ने रखकर एक थप्पड़ उसके सामने पर रसीद किया। हेड टेल के मुंह वाला, हाय इतना अच्छा मशवरा दिया था। जिहान उदास होते हुए बोला, जो अब तूने कोई मशवरा दिया तो मैं वो सारे मशवरे तेरे मुंह पर छापूंगा। अब की बार बारान बोला, ओहो लगता है कोई मीटिंग चल रही है। अभी उनमें से कोई कुछ और बोलता कि मुराद जो किसी काम से बारान से मिलने आया था, उनको देखते हुए बोला, बस अब इसी की कमी थी, छिचोरा कहीं का, पता नहीं किस अंधे मनहूस ने इसको कमिश्नर बना दिया। मरियम अपना माथा मसलते हुए बोली। मुराद कमरे में दाखिल हुआ और जिहान के बराबर में आ बैठा। उसने जिहान को इशारा किया कि क्या माजरा है। जिहान थोड़ा उसके करीब खिसका और उसके कान के करीब बोला, ये दोनों फैसला कर रहे हैं कि रिश्ते से कौन इनकार करेगा। लो जी, इनकार क्यों करना, किस्मत से तो होती है शादी। मुराद गैर संजीदा होते हुए बोला, तुम अपनी किस्मत अपने पास रखो, मैंने कसम से तुम्हारे कमिश्नर होने का लिहाज भी नहीं करना है। मरियम उसे चुप कराते हुए बोली, अच्छा ठीक है, एक भाइयों वाला मशवरा दूं। मुराद उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला। मरियम और बारान उसकी तरफ मुतवज्जह हुए, जिसका मतलब था बको अब। सो सिंपल, तुम दोनों रेस लगाओ, जो हारा वो आएगा पहाड़ के नीचे। मुराद बोला तो दोनों सोच में पड़ गए। तो फिर ठीक है, फैसला हो गया, आज F2 में ठीक 9 बजे होगा फैसला के इनकार कौन करेगा। मरियम उसके मशवरे से इत्तेफाक करते फैसला करते उठ खड़ी हुई, इस बात से अनजान कि ये फैसला खुद उसके गले ही पड़ जाएगा। बारान इस सारी कार्रवाई में खामोशी से मरियम को देखता रहा। वो भी राजी था रेस के लिए। मरियम फैसला सुनाती ऑफिस से निकलती चली गई। पीछे वो तीनों एक दूसरे को देखने लगे। ईसा अभी फाइटिंग क्लब से निकला था। वो इस वक्त ग्रे पैंट के साथ ब्लैक शर्ट में मलबूस अपनी सियाह गहरी आंखों में चमक लिए सामने देख रहा था। उसकी गाड़ी का रुख सुल्तान हवेली की तरफ था। उसकी मुकम्मल तवज्जो रोड की तरफ थी। आज रोड ट्रैफिक न होने के बराबर था। वह अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था कि बेसाख्ता उसकी नज़र सामने थोड़ा साइड पर एक लड़की पर पड़ी जो किसी जख्मी कुत्ते को देख रही थी। उसने गाड़ी की स्पीड को कम किया। थोड़ा गौर करने पर उसे हैरत का झटका लगा। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? ईसा खुद से मुखातिब हुआ। वो लड़की और कोई नहीं दलान थी। ईसा ने कल ही उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसकी तस्वीर देखी थी तो उसे पहचानने में दिक्कत न हुई। वो उस वक्त ब्लैक शर्ट और शलवार में मलबूस थी और हम रंग दुपट्टा गले में डाले हुए थी। ईसा ने गाड़ी बिल्कुल उसके पास जाकर रोकी तो दलान, जो अपने ही ख्याल में कुत्ते का जख्म देख रही थी, उछलकर सीधी हुई और हैरत से गाड़ी को देखने लगी। ईसा ने पैसेंजर सीट के विंडो को नीचे किया और उसे मुखातिब किया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? चले मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ईसा थोड़ा सा आगे होकर बोला। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? दलान गुस्से से बोली। अरे नहीं, आप गलत समझ रही हैं मुझे। ईसा अपनी सफाई पेश करते हुए बोला। इतना तो वो समझ चुका था कि दलान ने उसे नहीं पहचाना। अपनी बकवास बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैंने जूते से अभी तुम्हारा दुर्गत बना देनी है। दलान चीख कर बोली। ईसा गाड़ी से बाहर निकला और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। दलान की सिट्टी गुम हो गई थी। उसने कुत्ते पर गिरफ्त सख्ती से की। ईसा बगौर उसे घबराते हुए देख रहा था। उसकी बुरी आंखों में खौफ देखते ईसा उससे जरा फासले पर खड़ा हो गया। देखें दलान, आप घबराए मत। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अभी ईसा अपनी बात मुकम्मल करता कि दलान बोली। वो रो देने को थी। आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। ईसा नरमी से गोया हुआ। कौन है आप? दलान लड़खड़ाते हुए बोली। मैं ईसा हूँ। ईसा अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला। दलान ने एक ठंडी सांस खारिज की। आप तो काफ़ी डरपोक हैं। ईसा धीमे लहजे में बोला। नहीं, वो मैं थोड़ा सा डर गई थी। थोड़ा सा? उफ लड़की, अपना चेहरा तो देखो। ईसा हैरत से बोला। दलान के पलकों के झालर उसके रुखसार पर सजदा रेज हुई। ईसा ने बगौर उसकी दिलकश मंजर को अपनी आंखों में कैद किया। क्या हुआ है उसे? ईसा उसके हाथ में मौजूद कुत्ते की तरफ निशानदेही करते हुए बोला। वो इसके पाँव पर चोट लगी है। किसी का पालतू है शायद। लगता है उसे किसी ने घर से निकाल दिया है। पता नहीं कैसे जालिम लोग होते हैं, जरा तरस नहीं आता। दलान अफसुर्दगी से बोली। ईसा मबहूत सा उसे देख रहा था, जो महज एक कुत्ते के लिए इतनी अफसुर्दा हो गई थी। चले फिर इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये तो मैं खुद ही कर सकती हूँ। दलान ने उसे मना करते हुए बोला। ईसा ने सर अस्बात में हिलाया। चले फिर मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। ईसा उसे पैसेंजर सीट की तरफ इशारा करते हुए बोला। दलान ने मजीद बहस करना मुनासिब न समझा और खामोशी से पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गई, जबकि उसका दिल धक धक कर रहा था।
ईसा के चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट नमूदार हुई। वो खामोशी से ड्राइविंग सीट पर बैठा गाड़ी को स्टार्ट करते उसका रुख अब काराबे मेंशन की तरफ था। इस सारे रास्ते में उनके बीच खामोशी हाइल रही थी। ईसा ने गाड़ी काराबे मेंशन के सामने रोकी और दलान की जानिब देखा। दलान ने नज़र उठाकर उसे देखा और फिर नजरें झुका ली। ईसा उसके इस हरकत से काफ़ी महजूज हुआ था। आपका शुक्रिया, दलान हनूस नजरें झुकाए बोली। अरे नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, ईसा नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। उसने जेब से एक कार्ड निकाला और दलान की तरफ बढ़ाया। ये मेरा नंबर है, मुझे इसकी खैरियत बता दीजिएगा, ईसा कार्ड उसे थमाते हुए बोला। दलान ने खामोशी से कार्ड थामा और सर असबात में हिलाती दरवाज़ा खोलते बाहर निकली और कुत्ते को लिए मेंशन के अंदर दाखिल हो गई। पीछे ईसा मुस्कुराते हुए गाड़ी स्टार्ट करता सुल्तान हवेली की तरफ बढ़ गया। आज मौसम में मामूल से ज़रा हटकर शिद्दत थी। काराबे मेंशन में सब औरतें शादी की तैयारियों में मसरूफ थीं। ईशल अपनी ही धुन में चलती जा रही थी कि सामने से आते मूसा से टकराते टकराते बची। अल्लाह हाफिज। ईशल मूसा को देखते घबराहट के मारे सलाम करने के बजाय गलती से खुदा हाफिज बोल बैठी। उसने अपनी जबान दांतों तले दबाई। मूसा बड़े मज़े से उसका ये रूप देख रहा था। सॉरी, मेरा मतलब था अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मूसा सलाम का जवाब देते उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त करने लगा। मैं ठीक हूँ, उसने घबराते घबराते जवाब दिया। लग तो नहीं रही, मूसा आईब्रो रेस करते हुए बोला, मगर ईशल खामोश रही। ईशल, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि आप अभी रुखसती के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं हैं, मगर मैं रिश्तों में ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। आप बेफिक्र रहें, मूसा उसका बाजू से लाते हुए बोला। उसकी बात सुनते ईशल ने बेयकीनी से अपने महरम की जानिब देखा। वह हैरान ही तो थी कि मूसा कैसे उसके दिल की बात जान गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? मनकुहा हूँ तुम्हारा, और निकाह में अल्लाह ने इतनी ताकत तो रखी है कि दो महरम एक दूसरे के दिल की बातें जान सकें। ईशल की आंखों से मोती टूटकर फिसला जिसे मूसा ने अपने अंगूठे से चुना। आइंदा मैं इन आंखों में आंसू न देखूं। तुम्हारा एक एक आंसू मेरे दिल पर तेजाब की तरह गिरता है, मूसा उसका गाल सहलाते हुए बोला। मूसा एक नज़र फिर से उस पर डालते सीढ़ियाँ फलांगते हुए नीचे की तरफ बढ़ा। ईशल के कंधों पर से अना बोझ गिरा था। वो सर झटकते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। शाम गहरी हो रही थी। शफक के रंगों में अंधेरा उभरने लगा था। मरियम मायदे के मुताबिक F2 जा रही थी। रेस के लिए उसने फ़ोन पर ही हातिम और ईसा को सारा माजरा बताते उन्हें वहाँ पहुँचने को बोला। बारान, जहाँ मुराद और अहमद चारों वहाँ मौजूद उनका इंतज़ार कर रहे थे। वैसे भाई, आप इसको हल्का मत लीजिएगा, पूरी की पूरी फसादत है। हमने भी हल कर लिया था, फिर देखा नहीं था हमारा अंजाम। जियान अपने और मुराद की तरफ इशारा करते हुए बोला। फिक्र मत करो तुम, वो अभी जानती ही क्या है मेरे बारे में। बारान चेहरे पर शातराना मुस्कुराहट सजाते हुए बोला। अल्लाह ही खैर करे, अहमद बोला। इतने में ईसा और हातिम उन्हें सामने से आते दिखाई दिए। लो, ये भी आ गए, मुराद उनकी तरफ इशारा करते हुए बोला। हातिम और ईसा ने दूर से उन्हें देखा और कदम कदम चलते उनके पास आकर खड़ा हो गए। क्या सीन है? हातिम उनसे इस्तफसार करने लगा। सीन और है, बस अभी लड़कियां मंगवाई है मुजरे के लिए, जिहान तीखे तंज के साथ बोलते उन दोनों को सुलगा गया। ईसा ने खून उगलती आंखों से जिहान को देखा तो जिहान की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम हो तो लड़कियों की क्या जरूरत है जिहान? हातिम भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो तो हातिम था। अब सुलगने की बारी जिहान की थी। वो सब एक दूसरे का मजाक उड़ाने में मगन थे कि मरियम की गाड़ी सामने से आती दिखाई दी। लो, आ गई मधुमक्खी, जिहान ने नारा बुलंद किया। क्या कहा तुमने, फिर से कहना? हातिम सख्त तेवर ले उसकी तरफ बढ़ा कि ईसा ने उसे पकड़ा। छोड़ो ना इसे, ईसा बोला। उतने में मरियम उनके नज़दीक आ खड़ी हुई। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा बिष्ट? डर के भाग तो नहीं गया? इधर उधर नजर दौड़ते हुए बोली, जहाँ उसे बारान कहीं दिखाई न दिया। अरे कहाँ गया, अभी तो यही था। अहमद भी आसपास देखते हुए बोला कि अचानक बारान अपनी गाड़ी को मरियम के पास खड़ा करते हुए उनके तरफ बढ़ा। आए भाई आए, आपको पता है ये आपको भगोड़ा कह रही थी, जिहान मरियम की तरफ इशारा करते हुए बोला। जिहान, पता है क्या, तुम्हारे बच्चों को ना फुप्पू की जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह से तुम ये काम बखूबी अंजाम दे लेते हो, मरियम उस पर तंज करते हुए बोली। कम तो आप भी नहीं है वैसे, जिहान उसे चढ़ाते हुए बोला। मगर वो भी मरियम थी, उसे कहाँ फर्क पड़ना था। चलो फिर रेस शुरू करते हैं। मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि बारान ही जीतेगा, मैं पहले ही इन मोहतरमा से दसा जा चुका हूँ, मुराद ने उनसे मुखातिब होते हुए बोला। हाँ ना, खैर कम तो मेरा भाई भी नहीं है। वो कहावत नहीं सुनी कि लोहा ही लोहे को काटता है और हीरा ही हीरे को?
जिहान बोला। तुम्हें तो फिर बच कर रहना चाहिए जिहान, तुम्हें तो फिर यकीनन कुत्ता ही काटेगा। मरियम बड़े मजे से सीने पर हाथ बांधते हुए बोली कि बेसाख्ता हातिम और ईसा का कहका फिजा में गूंजा। बारान, अहमद और मुराद ने अपनी हंसी छिपाई तो जिहान सिर्फ मुट्ठियां बीच कर रह गया। रूल्स फिक्स हैं, जो हारेगा वो बगैर किसी चूचा के इनकार करेगा। बारान मरियम की आंखों में आंखें डालकर बोला, जो उसके कंधे तक आती थी। बारान ने उसे हाथ के इशारे से आगे चलने को बोला तो मरियम चलते हुए अपनी गाड़ी में सवार हुई। बारान भी उसके पीछे ही अपनी गाड़ी में सवार हुआ। पीछे मौजूद वो पांचों नफूस सिटिंग एरिया पर जाकर बैठ गए। एक शख्स आगे बढ़ते उनको अलर्ट रहने का बोलते गाड़ियों की एक तरफ खड़ा हो गया। शूट की आवाज़ पर उन दोनों ने गाड़ियां खतरनाक हद तक आगे बढ़ाई। वो दोनों फुल स्पीड में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने लगे थे। दोनों ने कई दफ़ा खतरनाक तरीके से एक दूसरे के गाड़ियों को ओवरटेक किया था। ये रेस 5 किलोमीटर तक की थी, जिसमें से वो 3.5 किलोमीटर का फासले तय कर चुके थे। उनकी गाड़ियां उसी स्पीड से आगे को बरकरार थी कि अचानक बारान ने गाड़ी की स्पीड को कम किया। मरियम को हैरत हुई, मगर बगैर किसी रद्द अमल के वो अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा थी। बारान गाड़ी की स्पीड कम करता साथ पैसेंजर सीट पर पड़े अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगा, जिस पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑन था। बारान ने अपनी उंगलियां लैपटॉप पर चलाई और आखिरी बटन दबाते एक जानदार मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की स्पीड आखिरी हद तक बढ़ाई और फिर से आगे की जानिब बढ़ने लगा। मरियम हैरत से बार बार अपने पीछे देखती, मगर उसे बारान नजर न आता। उसका माथा ठनका कि अचानक उसकी गाड़ी की स्पीड खुद ब खुद तेजी से नॉर्मल तक चली गई। मरियम ने एक्सीलेटर दबाया, मगर गाड़ी की स्पीड हनूज नॉर्मल रही। व्हाट द हेल, वो जोर से चीखी। उसने स्टीयरिंग को जोर से हिलाया, मुक्के बरसाए, मगर बेसूद। वो उसी एहतजाज में लगी थी कि बारान की गाड़ी फुल स्पीड में उसकी गाड़ी के पास से होती हुई उससे आगे निकल गई। दिखा दी ना अपनी औकात, मरियम चीख कर बोली। उसे 100% यकीन था कि यह काम बारान का ही हो सकता था। वो पांचों वहाँ बैठे उनका ही इंतजार कर रहे थे कि सामने से बारान की गाड़ी स्पीड से आती हुई फिनिशिंग लाइन को क्रॉस करती हुई नजर आई। ये मंजर देखते ही हातिम और ईसा बेयकीनी से खड़े हो गए, जबकि अहमद, मुराद और जिहान बारान की तरफ बढ़े, जो अब गाड़ी से निकलता हुआ उनकी जानिब बढ़ रहा था। उन्होंने उसे गले लगाया और मुबारकबाद दी। हातिम और ईसा थोड़ा आगे को होते हुए उस जानिब देखने लगे जहाँ से अभी बारान की गाड़ी आई थी। कुछ मिनटों के बाद मरियम की गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई दी। मरियम ने गाड़ी रोकी और बाहर निकली और उसका चेहरा गुस्से की हद तक सुर्ख था। हातिम और ईसा उसकी तरफ बढ़े। अभी वो कुछ कहते हैं कि मरियम हातिम और ईसा के दरमियान से होते हुए तेजी से बारान की तरफ लपकी और उसके मुंह पर मुक्कों की बरसात कर दी। बाकी पांचों को समझ ही ना आया कि हुआ क्या है। क्या है तुमने मेरी गाड़ी के साथ, घटिया इंसान, दिखा दी ना अपनी औकात। वो मुसलसल उसे मारे जा रही थी कि अचानक हातिम और ईसा आगे बढ़ते हुए उसको पकड़ चुके थे। वो पागलों की तरह उसकी तरफ लपकी, मगर ईसा और हातिम मजबूत गिरफ्त से खुद को छुड़ा नहीं पाई। मुराद और अहमद ने बारान को सहारा देते खड़ा किया। उसके मुंह और नाक से खून निकल रहा था और गिरने की वजह से बाजुओं की कोहनियां रगड़ गई थी। मरियम, क्या हो गया है? रुक जाओ, मारोगे क्या उसे? ईसा उसे काबू करते हुए बोला। इस मनहूस ने मेरी गाड़ी के साथ कुछ किया है, मैंने नहीं छोड़ना इसे, बेईमान कहीं का। मरियम बेकाबू होते हुए बोली, अरे पागल हो क्या? मैं क्या करूँगा तुम्हारी गाड़ी के साथ? हार गई हो तो इल्ज़ाम लगा रही हो। लेके जाओ इसको और कमरे में बंद कर दो इसे। बारान अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। हातिम और ईसा बड़ी मुश्किल से उसे अपने साथ जबरदस्ती पकड़ कर ले गए थे। पागल, मधुमक्खी, पिछल पेरी, डायन, फसादन, शातिर औरत। अच्छा चल बस कर, चल अब हॉस्पिटल चलते हैं। अहमद उसकी पीठ थपकते हुए बोला। मुझे एक कत्ल माफ होता ना तो मैं इस मधुमक्खी को तड़पा तड़पा कर मारता। बारान अहमद से मुखातिब हुआ। अच्छा चल, अब कम तो तू भी नहीं है, डिजिटल हैकर। मुराद उस पर तंज करते हुए बोला, बको मत। बारान चढ़कर बोला। वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल आए तो जहाँ उसकी थोड़ी बहुत बैंडेज के बाद वो लोग काराबे मेंशन पहुँचे थे। वो चारों सीधा अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े थे। बारान कमरे में दाखिल हुआ और सीधा बाथरूम की जानिब गया। वहाँ शीशे के सामने खड़े होते अपने जख्मों को देखा, जहाँ गाल पर गहरा नील पड़ चुका था और होठ भी साइड से सूजा हुआ था। बेशक तुम इन जख्मों का खामियाजा भुगतोगी मरियम सुल्तान। वो शीशे में अपने अक्स को देखते हुए बोला, जैसे उसके सामने मरियम खड़ी हो। जी तो यहाँ करते हैं हम इस एपिसोड का एंड। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।